वो मसला आ गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी, ऑडियो क्लियर है सबको? चलें ज़बरदस्त, शुरू करते हैं। ग्रुप पे एक मैसेज भी वापस से चला दें, जिस बच्चे ने ज्वाइन करनी है ज्वाइन कर ले। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम। आपको पता है हर चीज़ की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन हमारे साथ भी हो जाती हैं। एंड आई होप रिकॉर्डिंग भी ऑन है इसकी। तो देखिए भाई, सेशन का मकसद आज ये है कि जिसका दावा है ना कि ऑडिट का पेपर हमारा गलत रुका है, और दूसरा दावा कि भाई किस वजह से रुका है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कि सर हमारी पहली अटेम्प्ट, दूसरी अटेम्प्ट, तीसरी अटेम्प्ट, चौथी अटेम्प्ट हो चुकी है, किसी की पांचवी अटेम्प्ट भी हो चुकी है, लेकिन हमें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही चीज़ें कि पेपर रुक क्यों रहा है। और सबसे बड़ी जो अलार्मिंग चीज़ है ना वो यही है मेरे लिए। जब मैं भी स्टूडेंट था मेरे लिए भी अलार्मिंग होती थी कि रीजंस को सॉर्ट आउट करना सबसे पहले, कि किस वजह से पेपर रुक रहा है। तो शुरू करते हैं, इतना जहां तक सब्र किया थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है जी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का। ज़रा कमेंट सेक्शन में एक तो मुझे ये कंफर्म कर दें आवाज़ तो क्लियर हो रही है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बता दिया है। ये भी ज़रा बता दें कौन-कौन सी अटेम्प्ट वाले हैं अब जो अ, मार्च 2025 में अटेम्प्ट होने वाली है। उसमें आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहली अटेम्प्ट होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी? ये बता दें। सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, गुड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें सेशन अटेंड करना चाहिए? तो भाई ये सेशन अगले बैच में अटेंड ना करना पड़े, तो ज़रूरी है कि ये वाला सेशन आप अटेंड कर लें और ख़त्म करें, जो आपने अगले 6 महीने बाद करने हैं जाके।
चले जी, जबरदस्त। तो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं, फोर्थ अटेम्प्ट वाला अभी तक कोई भी नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए ये सेशन ओपनली मैंने सबको इनवाइट किया था कि जिस जिसका ये दावा है, और बहुत सारे जो है ना सोशल मीडिया पे आवाज़ें भी आ जाती हैं, और आप लोग जो है ना बहुत जोश जज्बे से भरे हैं, और आप लोग कहते हैं कि यार गलत हमें फेल कर दिया। कितने लोगों को ये लग रहा है कि आई कैब ने गलत फेल किया? चलो ये भी बता दो ना, अभी हो जाए, चैट पे सारे बता दें। फिफ्थ अटेम्प्ट वाले भी हैं, ओके। तो चैट पे बता दो, आई कैब ने सही फेल किया है या गलत फेल किया है, क्या रियलाइज हो गया है? राइट या रॉन्ग, बस ये लिख दो, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। राइट, रॉन्ग, रॉन्ग, माय मिस्टेक, गुड, रॉन्ग, रॉन्ग, ठीक है। चले जी, एक दो हैं जो कह रहे हैं कि आईकैप ने हमें जो फेल किया है वो सही फेल किया है, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक उन्होंने या तो अपनी गलती रियलाइज कर ली है, या लास्ट टाइम में उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। दो में से कोई एक रीजन हो सकता है, या पढ़ा होगा और किसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके, एंड दे नो द रीजन। तो उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो अगली अटेम्प्ट में इस पेपर को क्लियर कर जाएं। बट उन लोगों के चांसेस थोड़े से कम है जो अभी कह रहे हैं कि यार रॉन्ग है, वो हम सेशन के बाद तय करेंगे। अब सबसे पहले ये बात तो क्लियर है कि यार अगली अटेम्प्ट देनी है हमने। जब अगली अटेम्प्ट देनी है तो हमें इस चीज पे ईमान लाना होगा कि आईकैब गलत फेल नहीं करता, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, इस चीज को एडमिट करना कि आईकैप जानबूझ के फेल नहीं करेगा। क्योंकि जब तक ये बिलीव देखो तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा ना, तुम एक इंस्टीट्यूट के जो है ना वो मेंबर बनने जा रहे हो, ठीक है, वो उस क्वालिफिकेशन तुम्हें दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम अपने नाम के साथ लगाओगे। तो ये फेथ जो है ना अपने अंदर तुम्हें लाना पड़ेगा कि आईकैप गलत फेल नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, जब तुम ये फेथ अपने अंदर डेवलप कर लोगे, फिर तुम्हारे अंदर आएगी कि यार ऐसी क्या चीज थी, ओके ठीक है आईकैप गलत फेल नहीं करता, तो एज ए स्टूडेंट मैंने क्या चीज गलत कर दी है जो मैं फेल हो गया हूं, एंड नाउ यू आर टॉकिंग। अब आप बात करोगे कि यार ये चीज गलत हो गई, ये चीज गलत हो गई, ये ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं उन सब चीजों से जिसकी वजह से पेपर मोस्टली तौर पे रुक जाते हैं। स्क्रीन सबको विजिबल है? स्लाइड चेंज हो रही है, ये भी जरा कमेंट सेक्शन में बता दें जल्दी से। चलें, जबरदस्त। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम अज़द वसी है, ये आप लोग जानते होंगे, एसबीआई में कैफेट में पढ़ा रहा हूँ, और अभी मैं बीडीओ पाकिस्तान में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर ऑडिट एंड एश्योरेंस की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और मेरी आर्टिकल्स डिलॉयट यूसुफ आदिल की थी, और पाकर रेंडल और ग्रैंड थॉर्टन जैसी ऑडिट फर्म्स में भी मैंने काम किया है। बीडीओ से पहले मैं सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी था म्यूचुअल फंड्स में, और उससे पहले पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो कि पीएनएससी है, उसमें मैंने 4 साल इंटरनल ऑडिट में काम किया। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें, मेरी कुछ जो प्रोमिनेंट कंपनीज है जिनका मैंने ऑडिट किया है वो तो सामने मौजूद है, और बेतहाशा कंपनीज का ऑडिट किया है, सिकॉनमेंट पे भी मुकेश अंबानी की कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी मैंने ऑडिट किया है दुबई में। सो बेताशा ऐसी कंपनीज है जिनका ऑडिट किया, टेबल के उस साइड पे, टेबल के इस साइड पे, हर तरफ का एक्सपीरियंस है। एक्सटर्नल ऑडिट से बात करें, इंटरनल ऑडिट से बात करें, फाइनेंस से बात करें, कंपनी सेक्रेटरी से बात करें, मतलब कंप्लायंस से रिलेटेड बात करें, तो सब चीज़ों का ओवरऑल एक फ्लेवर मेरे पास मौजूद है। तो वो चीज़ें भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी जब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँगा कि यार मैनेजमेंट किस तरीके से सोचती है, इंटरनल ऑडिटर किस तरह से सोचता है, चीफ एग्जीक्यूटिव सीएफओ एक कंपनी का किस तरीके से सोचता है, किस किस जगह वो पोजीशन में होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो मैनिपुलेट कर सके, मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर सके। सर ऐसे क्या रीजन होते हैं जो उसको इन चीजों पे मजबूर करते हैं, मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल क्या क्या होता है, एंड बीइंग एन ऑडिटर आप उन पे किस तरीके से रिलायंस ले सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन कैफेट के बारे में मोस्टली बच्चों को पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो बच्चे हैं उनको भी आइडिया है कैफेट के बारे में। वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स इन सीए, इसका साथ आपका जो है ना वो चलता रहेगा सीए फाइनल तक, और उसके बाद एमएससी की जो स्टेज है वहां पर भी आपका इसका साथ चलेगा। उसके बाद जब आपने फर्म में आना है आर्टिकलशिप करने के लिए तो ऑडिट ही ऑडिट है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। फिर आपके पास रास्ते आते हैं कि भाई आपने ऑडिट फर्म में ही रहना है या आपने कहीं और इंडस्ट्री में मूव करना है, ऑडिट का साथ आपका चलेगा। तो ये सब्जेक्ट और स्पेशली कैफेट आपकी बेस बनाएगा आपके आगे आने वाले सालों के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये किताबें ये किताबें आपने देखनी है, लाजमी देखनी है। ऑडिट
स्टैंडर्ड और स्टडी टेक्स्ट। ये ग्रेड्स हैं। मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा तो पहले पे थोड़ी तमहीद तो बांधू ना, ठीक है। मेन मुद्दे पे आऊंगा मैं, उसके लिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो जी ये ग्रेड है आईकैप की, आपको आईकैप की वेबसाइट से मिल जाती है। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज गो थ्रू द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट को अच्छी तरीके से देख लें, ना सिर्फ कि आप ऑडिट का पेपर दे रहे हैं, आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, वेबसाइट को एक नजर जाके जरूर देख लिया करें। ये ग्रेड है भाई, इसके हवाले से तैयारी करनी है और इसी के हवाले से आपको टाइम भी एलोकेट करना है प्रैक्टिस के लिए और हमें क्लासेस के लिए। नेक्स्ट, उस ग्रिड को मैंने तोड़ दिया है स्टैंडर्ड्स के अंदर, या आप कह रहे हैं टॉपिक्स के अंदर तोड़ दिया है कि किस ग्रिड में कौन सा आइजा है, कौन सा चैप्टर है, ताकि आप जब स्टडी कर रहे हो, मैपिंग कर रहे हो, तो आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो कि किस चीज पे आपने किस एक्सटेंट तक टाइम लगाना है, ठीक है। और आप सबको पता है कि यार ये ग्रेड है, ये इंडिकेटिव ग्रेड आईकैप की, मतलब क्या है कि इतने मार्क्स एटलीस्ट आईकैप यहाँ पे टेस्ट करेगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब प्लस माइनस हो सकता है, इतनी ग्रेड में आईकैप टेस्ट करेगा, ठीक है। फिर आप आगे आ जाएं कैफ 8 के रिजल्ट ट्रेंड की तरफ। तो इस बार का जो रिजल्ट है उसकी परसेंटेज क्या है, आप लोगों को आइडिया तो होगा ना, क्या परसेंटेज आई ऑन एन एवरेज? जी 37%, ठीक है। 37% इस बार का रिजल्ट है, जो सोशल मीडिया पे स्टैट्स अवेलेबल हैं और जो रिजल्ट कार्ड एक पूरा हमारे पास आता है उसके हिसाब से। तो बात कर लेते हैं जी कैफ 8 के ट्रेंड के हिसाब से, उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई अभी का जो रिजल्ट आया है वो पिछले रिजल्ट से कितना मुख्तलिफ है। तो ये रहा भाई ट्रेंड पिछली अटेम्प्ट्स का, ठीक है। ऑटम 2019 से अगर हम चलते हुए आए तो 25%, फिर 41%, देन 27%, उसके बाद जो है ना 41% पे एकदम से जम किया, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं नल का अटेम्प्ट, ठीक है। जो जितने पुराने लोग हैं उनको ये पता होगा, एक ऐसी अटेम्प्ट हम लोग कहते हैं कि आई कैप जो है ना उसमें छप्पर फाड़ के पास करता है। ऐसा नहीं होता है, तो बच्चे चीते हो जाते हैं, या एग्जाम में पेपर जो है ना वो थोड़ा मुनासिब आ जाता है, तो बच्चे निकालने में कामयाब हो जाते हैं, या उस टाइम में उन बच्चों ने ज्यादा मेहनत की होती है। फिर अगले अटेम्प्ट से अगर आप देखें ना तो 35, 33, 34, 36, 37, और इस अटेम्प्ट में भी 37% रिजल्ट है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज रिजल्ट ट्रेंड के हवाले से बात करूं ना तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एग्री करते हैं इन सब चीजों पर? एग्री करते हैं भाई, जो स्टैंडर्ड एक रिजल्ट आ रहा है आई कैप का कैफ 8 से रिलेटेड, इस अटेम्प्ट में भी उसी तरह का रिजल्ट आया है। एग्री। अब बात कर लेते हैं कि यार क्यों फेल हुआ हूं मैं, उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एग्जामिनर कमेंट्स? जवाब दें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन भी बनाते हैं इस चीज को। एग्जामिनर कमेंट्स के बारे में किसी ने सुना है? क्या आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं किसी भी क्वेश्चन की, पास पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या आप लोग जाके एग्जामिनर कमेंट्स को देखते हैं, या मार्किंग स्कीम को जाके चेक करते हैं आप लोग? कभी कभी प्रैक्टिस किया था, पढ़ा था, इस अटेम्प्ट में देखा था, नो सर। देखिए मिला जुला रुझान है। देखिए हमें सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि यार देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है ना, और एक मकसद के लिए पैदा किया है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने बता दिया है कि यार अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, बुरे काम करोगे तो जहन्नुम मिलेगी। बिल्कुल रिलीजियस एग्जाम्पल है, आपको पता है ये सब चीजें, ठीक है। ये करोगे तो ये करोगे तो ये, इस तरह आप जिंदगी में जो भी काम करें आपको पता है कि यार उसका आउटकम क्या होगा, और वो काम किस तरह से करने हैं, एसओपीज डिफाइंड है हर चीज के। तो आईकैप ने आपको यहां तक फैसिलिटेट किया है कि यार हर अटेम्प्ट के वो एग्जामिनर कमेंट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, और मार्किंग स्कीम भी अपलोड कर देता है। अब इन लोगों का जादू क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ऑटम 2019 में एग्जामिनर कहता है ये जनरल कमेंट्स है, क्वेश्चन वाइज तो वो फीडबैक अपनी देता है, लेकिन ये जेनेरिक कमेंट है। बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस अटेम्प्ट, इसका मतलब पिछली अटेम्प्ट में जो रिजल्ट था वो 25% से भी नीचे था एज कंपेयर टू प्रीवियस सेशन। हाउएवर द रिजल्ट वाज स्टिल नॉट अप टू द मार्क। Main reason for below average performance seemed to be inability of examinees to implement theoretical knowledge to scenario based questions of past examination. It was also observed in question 2 and 5 that examinees did not read the requirement of this question and consequently wrote incorrect answers. Examinees are advised to read the requirements of the question. अच्छा, ये उस जमाने की बात है
जब उनसे पिछली अटेम्प्ट्स में भी रट्टे वाले पेपर आते थे और नोट से पढ़ के जाते थे, रट के जाते थे, एग्जाम में भी वही सवाल आते थे और आप प्रोड्यूस कर लेते थे। फिर एग्जामिनर ने अपना पैटर्न चेंज किया। वो क्या पैटर्न चेंज किया कि उसने प्रैक्टिकल सिनेरियोज उठा के डालना शुरू किए। आपको पता है कि यार आपने इसके बाद जाके फर्म्स के अंदर काम करना है, परफॉर्म करना है, और फर्म्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अपने साथ कुछ नॉलेज लेकर आए, भले थियोरेटिकल हो, बट यू शुड बी एबल टू यूज योर माइंड। आपको एजाज का पता हो, कोड ऑफ एथिक्स का पता हो, और आप उस पोजीशन के अंदर जितनी भी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है आप उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आईकैप ने स्लोली स्लोली उस पैटर्न की तरफ जाना शुरू कर दिया और हर तरफ से आवाजें आने लगी कि यार सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस हमने करनी है, सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस हमने करनी है। वो है क्या? वो है ये कि भाई आपने स्टैंडर्ड पढ़े, आपने नोट्स पढ़े, इन शॉर्ट आपने थ्योरी पढ़ी, और आईकैप उनको क्या करेगा, आपने क्या करना है, थ्योरीज को स्पेसिफिक सिनेरियोज के अंदर जाके अप्लाई करना है ना। आईकैप ने वही सिनेरियोज उठा के टेस्ट करना शुरू कर दिए। आगे बढ़ते हैं, अगली अटेम्प्ट में देख लेते हैं। बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व, मतलब पिछली अटेम्प्ट में 25% था, इस अटेम्प्ट में 41%। इट वाज कॉमनली ऑब्जर्व दैट एग्जामिनीज परफॉर्म वेल इन दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व रोड लर्निंग। इसका मतलब एग्जामिनर ने वापस इस अटेम्प्ट में ज्यादातर क्वेश्चन रोड लर्निंग वाले दिए, whereas they struggled in questions which required application of knowledge। पिछली अटेम्प्ट में क्या बोला था? उसने बोला कि यार रिक्वायरमेंट को सही से रीड नहीं किया, एक दूसरा के वो प्रैक्टिकल नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में जो है ना वो मार खा रहे हैं। ये बात तो पिछले अटेम्प्ट में भी कर चुका था। और आप लोगों के मुताबिक मेजॉरिटी बच्चे ये कह रहे हैं कि हम एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं पढ़े, कुछ लोगों ने कहा कि कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, व्हाटएवर। अगली अटेम्प्ट में जाते हैं। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस अटेम्प्ट वाज 27% कंपेयर टू 41%। ये एनालिटिकल प्रोसीजर उसने करके दे दिया। इट वाज कॉमनली ऑब्जर्व, क्या भाई, केयरफुली डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड देयरफॉर मिस्ड द की एस्पेक्ट ऑफ द आंसर। आप सबको पता है कि मार्किंग स्कीम होता है, सबको आइडिया है ना मार्किंग स्कीम का। जब मार्किंग स्कीम के हवाले से आप आंसर नहीं करोगे, एग्जामिनर क्या चेक करने बैठा है वो, तो उसके पास मार्किंग स्कीम है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन पूछे, ये आंसर मिलेंगे ना, तो ये जवाब मैं उसको इतने इतने नंबर दे दूंगा। अगर ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने जवाब नहीं दिया है तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसने पूछा कि यार स्टॉक मार्केट कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, आज स्टॉक इतना गया ऊपर, ये वाला स्टॉक आज नीचे गया। नीचे उसने पूछ लिया कि भाई सीमेंट के क्या रेट है ये बताएं। अब आपने तबसरा ही स्टॉक का किया, टॉप 5 कोड भी कर दिए, आपकी नॉलेज भले ज्यादा थी, एक एग्जाम्पल, लेकिन अगर आपने उसको सीमेंट के रेट नहीं बताया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने आंसर अगर नहीं किया तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। Few examinees discuss the reason for report. For example, in question number 1, few examinees discuss the reason of reporting implication. In question 8, examinees did not discuss significance of threat. आपको पता है यार कोड ऑफ एथिक्स से कोई सवाल आता है तो वो कहता है कि आइडेंटिफाई करो और इवेल्युएट करो और फिर सेफगार्ड बताओ। ये कंप्लीट सवाल होता है ना। लेकिन अगर आपको उससे बोला आइडेंटिफाई करो, इवेल्युएट करो, सेफगार्ड बताओ, आपने आइडेंटिफाई किए और आपने उसको डायरेक्ट सेफगार्ड बता दिए, आपने उसको इवेल्युएट ही नहीं किया। आप लोगों को पता है, जो बच्चे कोड ऑफ एथिक्स पढ़ चुके हैं, कि सेफगार्ड्स डिपेंड करता है किस नेचर के आपको सेफगार्ड्स अप्लाई करने, डिपेंड करता है कि किस नेचर का वो थ्रेड है। जितना सिग्निफिकेंट थ्रेड होगा उतना सिग्निफिकेंट आपका सेफगार्ड होगा। अग्री करते हो इन चीजों को? जितने सिग्निफिकेंट आपके रिस्क होंगे उतने ही शिद्दत से तुम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो अगर एक आपने थ्रेड गलत आइडेंटिफाई कर लिया और गलत आइडेंटिफाइड थ्रेड को ही आपने एक्सप्लेन कर दिया और उसके अगेंस्ट सेफगार्ड लिखे तो 0 मार्क्स। आपने थ्रेड सही आइडेंटिफाई कर दिया, आपने उसको एक्सप्लेन गलत कर दिया और सेफगार्ड लिख दिया, अगर सेफगार्ड ठीक है तो मिल गए आपको मार्क्स, कुछ हद तक मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने थ्रेड को सही आइडेंटिफाई कर दिया और तुमने जो है ना वो उसको इवेल्युएट भी सही कर दिया, लेकिन अगर सेफगार्ड तुमने सही से नहीं बताया तो मार्क्स गए, सेफ गार्ड के मार्क्स गए, बाकी दो पोर्शन के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही है, अग्री करते हो? थैंक यू। अच्छा, examinees perform well in straightforward and memory based questions but perform poorly in scenario based question which required application of knowledge। यार ये मुझे ईमानदारी से बताओ, तीसरी अटेम्प्ट है जिसमें एग्जामिनर कह रहा है कि स्टूडेंट्स फेल टू अप्लाई देयर नॉलेज इनटू स्पेसिफिक सिनेरियो। और ये जनरल हम बात कर रहे हैं एग्जामिनर मतलब बच्चों की जो पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि आप
प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, आप लोग बैठे हो, मैं कह रहा हूँ 100% कर रहे होंगे। तो यार एग्जामिनर ये बातें क्यों कर रहा है? आगे उस पे भी आते हैं ना, रुको जरा, सबर करो, आते हैं उस पे भी, अगली अटेम्प्ट में आते हैं। अगली अटेम्प्ट में ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 41%, कॉमनली ऑब्जर्व्ड दैट examinees comments writing answer without comprehending the requirements of the question and consequently often missed out aspect of the answer। अच्छा, मैं इस कमेंट को उठाता हूं और मैं आपसे डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 1, जो पिछली मतलब अभी रिसेंट अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है। कौन सा क्वेश्चन था भाई? वो सबने पेपर जाके देखा होगा। कौन सा क्वेश्चन था सर? वो मटीरियलिटी का क्वेश्चन था। वो कौन सा क्वेश्चन था? मटीरियलिटी का क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैं जरा डिस्कस कर लेता हूं आप लोग के साथ। जरा हम क्लियर करते जाए ना चीजें यहां पे भी। अच्छा जी, पहला सवाल था, ये खोल भी लेते हैं यार, स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं आप लोग से, क्या याद करोगे। अच्छा जी, विजिबल है? विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है नई वाली? चलो जबरदस्त। अच्छा बच्चों, ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने प्रिपेयर किया जब आईकैप ने अपने सजेस्टेड आंसर नहीं बनाए थे या उसको पब्लिक नहीं किया था, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ग्रुप्स में ऑलरेडी रिजल्ट से पहले ही सर्कुलेट कर दिया था, रिजल्ट से 3 दिन पहले सर्कुलेट कर दिया था, ठीक है। तो आओ जरा इसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 को जरा रीड कर लेते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑडिट ऑफ कैंडी क्राफ्ट लिमिटेड, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। 3 उसने बेंचमार्क आपको दे दिए और एक छोटी सी उसने इंफॉर्मेशन दे दी है, क्या? डेट टू इक्विटी रेशियो। रिक्वायरमेंट बड़ी मासूम सी है, कैलकुलेट द मटेरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल, ऑल्सो डिस्कस द रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। ये उसने कह दिया और 3 मार्क्स इसके दे दिए कि ले सकते हो तो ले लो, टेक इट इफ यू कैन, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने क्या किया, अब आ जाते हैं वापस से उस स्लाइड पे। भाई मेरे पास रिजल्ट के बाद जब से मैंने ये चैलेंज करना शुरू किया ना कि यार आओ और मुझे प्रोवाइड करो तुम लोग आंसर्स अपने लिख के, और मैं चेक करूंगा कि तुम लोग क्यों फेल हुए, और मैं रीजन बताऊंगा। बिलीव मी, कोई 3-4 कॉपीज में चेक कर चुका हूं ऑलरेडी, 3-4 कॉपीज में चेक कर चुका हूं, और बेतहाशा बच्चों से मैंने ओवर द कॉल डिस्कस किया है इस चीज को स्पेसिफिकली, कि उनके एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि यार दुख होता है दिल से कि तुम क्यों फेल हो गए। तो बच्चों ने जो आंसर लिख के दिया ना, वो डायरेक्टली मटीरियलिटी का अमाउंट हमें सबको पता है कि यार एग्जामिनर को भी पता है, कि तुम्हें पता होगा, नींद में से कोई उठा के पूछेगा ना, तुम बोलोगे लिस्टेड एंटिटी, आंखें बंद करके पीबीटी से मल्टीप्लाई करोगे 5%, मटीरियलिटी लिखकर आ जाओगे, विनर विनर चिकन डिनर, ऐसा ही है। कुछ बच्चों ने लिखा यार प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, सही बात है, स्टैंडर्ड के अंदर लिखा है प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, तुम लिखोगे। भाई उसने बोला है कि रीजंस बताओ, एक नंबर उसने रखा होगा इसके अंदर, आई एम श्योर कि मटीरियलिटी का अमाउंट क्या है, और तुमने वही लिखा और रीजन प्रॉपर उसको नहीं बताया, तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। और 3 में से अगर तुमने 1 नंबर लिया तो बिलो एवरेज, और तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम फेल क्यों हुए हो, ठीक है। उसमें आपने करना यह था कि भाई जो उसने डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, तुमने उसको यूज करना था और देखना था कि एंटिटी किस तरह से फाइनेंस हुई है। मैं चले जाता हूं 315 में, जहां पर आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, 4-5 चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेती हो, और उसके अंदर एक चीज ये भी है कि डिस्कस या इंक्वायर और सी इवेल्युएट के एंटिटी किस तरीके से फाइनेंस हुई हुई है। अगर एंटिटी में ज्यादातर स्ट्रक्चर इक्विटी का है, मतलब शेयर होल्डर ने ज्यादा पैसा डाला हुआ है, और डेट पोर्शन उसका कम है, तो इसका मतलब उसका मेन यूजर कौन हुआ? शेयर होल्डर हुआ, ठीक है। और शेयर होल्डर को मकसद किस चीज से? डिविडेंड से। कंपनी बनाते क्यों है भाई? पैसे आएंगे, वो खाएंगे कैसे? तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, और प्रॉफिट ओरिएंटेड में भी आप देखते हो कि यार डिविडेंड पे कर रही है कि नहीं कर रही, और डिविडेंड डिपेंड किस पे करता है भाई? सीधा सीधा प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज करना था
और आपने बताना था कि भाई ये एंटिटी इक्विटी से फाइनेंस हुई है मेजरली, तो इसका जो मेन यूजर होगा वो शेयर होल्डर होगा। दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज अ बेंचमार्क। और फिर आपने उस पर मल्टीप्लाई करना था और आपने बताना था कि यार मटीरियलिटी उसकी ये है। तो अगर किसी बच्चे ने इन एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया है तो वो मार्क्स खोएगा। ये चीज लाजमी है कि आप मार्क्स खोगे, अनलेस बहुत ज्यादा लीनियंट अगर चेकिंग हुई और प्रॉफिट ओरिएंटेड पे ही आपको मार्क्स मिल गए तो वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चों हर नंबर के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अब उससे सजेस्टेड आंसर अपना भेज दिया है, वेबसाइट पे लगा हुआ है। मैं ये वाला आंसर भी ग्रुप पे वापस से शेयर कर दूंगा। मैंने जो बच्चों की कॉपीज चेक की हैं उनके भी आंसर्स ग्रुप पे अपलोडेड हैं, सोशल मीडिया पे भी अपलोड किए हैं, मैं वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अच्छा जी, फिर आप आगे पढ़ो। आगे लिखता है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 many examinees fail to discuss the correct answers covered by confirmation procedure. Many examinees fail to discuss the matters to be discussed in first year of audit after appointment. Did not discuss the evaluation of threat. वही वाली बात जो पिछले मैं आपको बता रहा था। All examinees are once again advised to read requirements of the question carefully before writing any answer. एक बच्ची से मेरी बात हुई तो मैंने उसको भी ये कहा, और उसके नंबर कोई 32-35 के करीब आए थे। तो जब मैंने उसका आंसर चेक किया ना, बिलीव मी, उससे जहां-जहां से आंसर लिखा वो सारे आंसर्स उसके सही जगह पे थे। लेकिन वो आंसर इतने सफिशिएंट नहीं थे कि मैं लीनिएंट चेकिंग के बाद भी उसको उतने मार्क्स देता कि वो पासिंग परसेंटेज क्रॉस कर जाती। एंड आई डिस्कस्ड ऑन कॉल एंड शी रियलाइज कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, ये मिस्टेक्स हैं एंड आई विल वर्क आउट ऑन दैट। ठीक है, तो आपको झांकना पड़ेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए ये चीजें करना बहुत आसान है आपके लिए भी मेरे लिए भी कि मैं सोशल मीडिया पर आऊं, मैं घर वालों से कहूं कि यार मैं फेल हो गया। ये सिर्फ आपसे पर्सनल एक दिल की बात है। मैंने तो पढ़ा था, मैं फेल हो गया, आखिर ने क्यों फेल कर दिया है। अम्मा को मैं मैसेजेस दिखा रहा हूँ, ये देखें आप फलाना ग्रुप देख रही हैं, आप ये देखें फेसबुक पे ये वाला ग्रुप चल रहा है, इस पे ये भी बच्चा लिख रहा है, ये भी बच्चा लिख रहा है। अम्मा अब्बा बेचारे उनको क्या पता, वो कहेंगे बेटा मेहनत करो चलो पास हो जाएगा, लेकिन असल जो चीज है ना वो सिर्फ आपको पता है। ठीक है, असल जो कंडीशन है ना वो आपको पता है कि आपने कितनी जान मारी है इस पेपर को पास करने के लिए। जान मारी होगी लेकिन क्या वो डायरेक्शन सही थी या गलत थी। अभी मैंने इतनी सी चीजें डिस्कस की और शायद आप लोगों को कुछ चीजें रियलाइज होना शुरू हो गई हो। नहीं हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि ये वाला सेशन बिल्कुल मैं आप लोगों से दिल की बात करूंगा। ठीक है, ऐसा ही है कि नहीं है, बिल्कुल खुल के बताना है। देखिए कहते हैं कि इंसान को ना डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो मैं इस वक्त आपका डॉक्टर भी हूं, मैं इस वक्त आपका वकील भी हूं। ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे ही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, गुड, अगर आपने ऐसे ही किया है। आगे चलते हैं। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस अटेम्प्ट वाज 35% एज कंपेयर टू 41 इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। इट वाज कॉमनली ऑब्जर्व्ड दैट whenever a question or analytical reasoning is examined, the examinees fail to secure good marks in questions. Examinees are advised to give much more attention to this area of syllabus, which is not only important for the exam perspective, but also relevant in the context of practical training in the audit firm. भाई इसमें कोई नई चीज वो लेकर आ गया है? क्या चीज लेकर आ गया है? उसे बोला कि यार एनालिटिकल प्रोसीजर से उसने एक सवाल लिख के दे दिया, और उस सवाल में इतना गंदा फेलियर था कि उसको लिखना पड़ा जनरल कमेंट्स के अंदर कि भाई एनालिटिकल रीजनिंग का उसने एक सवाल दे दिया और उसने बोला कि बच्चे इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। बच्चे कहीं और निकल गए कि यार ये चीजें एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है उसने, और आपको रिजल्ट भी पता है 35% फिर उस टाइम में रिजल्ट आया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन was slightly lower, 35% था, 33% है। मेन रीजन क्या है भाई? सिलेक्टिव स्टडीज which was quite evident from the poor performance in the areas related to quality control and client engagement acceptance related standards। भाई मैंने 300 पढ़ लिया, मैंने 500 पढ़ लिया, मैंने 700 पढ़ लिया, मैंने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लिया, मैंने रिव्यू स्टैंडर्ड पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया,
कंपनी लॉ के रेलेवेंट प्रोविजंस भी पढ़ लिए। मैंने बोला यार एग्जामिनर यहाँ पर कहाँ आ रही है, कौन से एरिया टेस्ट करता है, ये तो नहीं करता, ज़्यादा कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड कर लेगा ना, क्वालिटी के तो वहीं पे पूछ लेगा, उसने क्वालिटी स्टैंडर्ड उठा के पूछ लिया, 220 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। पहले ISQC आता था, अब ISQM आया है, उसमें भी कुछ तड़के जो है ना वो शामिल होते हैं। तो बच्चों ने नहीं पढ़ा, क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं बच्चों को नहीं पता। उस टाइम में उन बच्चों ने गलत परफॉर्म किया, एग्जामिनर ने उठा दी बात कि भाई बच्चों ने फिर से सिलेक्टिव स्टडी की। अब आ जाओ, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज वो स्लाइटली बेटर, भाई लास्ट टाइम 33 था, अभी 34 हो गया, मेरे लिए परसेंटेज सेम है तकरीबन। It was commonly observed that the examinees answered the questions without carefully reading the requirement of the question। भाई फिर से कह रहा है ये, फॉर एग्जाम्पल पहले और चौथे क्वेश्चन में examinees did not answer the question with regards to the requirement, और पहले सवाल में did not mention those areas which were did mention those area which were not relevant in the context of the question। मतलब वो कुछ ऐसी बातें भी कर गया जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जाता हूं फिर से पिछली अटेम्प्ट में, पिछली अटेम्प्ट में एक रिपोर्टिंग का क्वेश्चन था, 3 केसेस उसने दिए और उसने कहा ये इंडिपेंडेंट सिचुएशंस हैं, आप इनको इवेल्युएट करें और रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन बताएं, ऐसे ही है, यही तो रिक्वायरमेंट थी, कुछ और तो नहीं था। था। अब मैंने कुछ आंसर चेक किए बच्चों के, क्योंकि अभी भी 2 आंसर स्क्रिप्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो इंशाल्लाह मैं रात तक या कल सुबह तक मैं चेक करके प्रोवाइड कर दूंगा उनको स्पेसिफिक फीडबैक। मैंने उनके जब आंसर चेक किए ना, उन्होंने इवेल्युएट कर लिया था सिचुएशन को, कुछ लोगों ने सही आइडेंटिफाई किया, कुछ लोगों ने IFRS को ही गलत कोड कर दिया कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पेमेंट ले ली है, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड को साइड में रख दो, तुम एक कंपनी खोल के बैठे हुए हो और तुमने बोला कि भाई मुझे 100% एडवांस पेमेंट चाहिए, इसके अलावा तो मैं आपसे ऑर्डर ही नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं उसको ऑर्डर भी डिलीवर नहीं कर रहा, तो वो तुम्हें सीधा अदालत ले जाएगा और पैसे वापस ले लेगा। IFRS 15 में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक है, कि भाई तुमने एक पार्टी से पैसा ले लिया है और वो पैसा अगर तुम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। एक और इस तरीके का सवाल था रिफंड लायबिलिटी से रिलेटेड, कि भाई वो बैंड सब्सटेंस प्रोडक्ट के अंदर मिल गया है, कुछ रिस्क तो आपने आइडेंटिफाई करने थे उसके अंदर, कि यार कस्टमर आ सकता है आप पे केस कर सकता है, तो लिटिगेशन IS 37 वहां पे जाकर मैं इवेल्युएट करूंगा, मैं देखूंगा यार इसको कंटीजेंसी में आना चाहिए या इसको प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, वो चीजें मैं इवेल्युएट करूंगा। सेल्स रिटर्न आ सकता है, जब सेल्स रिटर्न आ सकती है तो इसका मतलब मुझे रिफंड लायबिलिटी का प्रोविजन कुछ बुक करना चाहिए या एटलीस्ट कंटीजेंसी के अंदर शो करना चाहिए। सर मेरी NRV के अंदर मसले हो सकते हैं, मुझे वो चीजें भी देखनी है कि नहीं है ये चीजें भाई। तो ये एस्पेक्ट है उस क्वेश्चन के। सर क्वेश्चन 1 में डेट इक्विटी रेशियो को देख कर आंसर करना था, बट ड्यूरिंग एग्जाम जहन में आया ही नहीं ये पॉइंट, ऑल्दो ये पढ़ाओ भी था। देखें जी, एक केस सामने आ गया है और ये होगा, ठीक है, ये जेन्युइन सी चीज है, जब मैं भी स्टूडेंट था और कोई भी जितने भी क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, ये हरकतें सबने की होंगी। क्यों, जब इस तरह के कोई सवाल आते हैं ना तो दिल ललचाता है अंदर से कि यार मैं फौरन से यार ये तो उठाऊं ना, 3 नंबर तो मैं साइड में करूं ना यार, दिल ललचाता है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन रुको जरा सबर करो वाली फीलिंग अंदर से आनी चाहिए कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। आई कैब जो इतनी बड़ी बॉडी है, 3 नंबर मुझे सिर्फ इसके कि मटीरियलिटी का अमाउंट में से ही लिख दूं, PBT 5% जो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, और प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, ये लिखने से 3 नंबर, आई कैब इतना कोई वो दयालु भी नहीं है कि 3 नंबर मुझे ऐसे ही दे देगा। तो ये चीजें आपको बैठ के वहीं पे सोचनी है, स्केप्टिसिज्म लेकर आना है अपने अंदर। अब आ जाओ आगे, अगली अटेम्प्ट में क्या हुआ, 36% रिजल्ट है। ओवरऑल द परफॉर्मेंस वाज सेटिस्फैक्टरी, द रिजल्ट्स हैव स्लाइटली इंप्रूव्ड कंपेयर्ड टू प्रीवियस सेशन, हाउएवर बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस वर ऑब्जर्व्ड इन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 8। अच्छा, these performances can largely be attributed to
selective studies, and a failure to identify and apply relevant knowledge to scenario-based questions. Examinees are advised to first understand the core issues being examined in the question and then identify and apply the relevant provision of auditing standard code of ethics. Important बात है कि भाई आइडेंटिफाई करो, अप्लाई करो relevant provisions of standards and code of ethics. It was also observed that examinees did not carefully read the requirement of the भाई ये तो समरी प्रोवाइड कर दी इसने. पिछली अटेम्प्ट में जितने जितने आए थे डेफिशिएंसी समरी प्रोवाइड कर दी. इस अटेम्प्ट का रिजल्ट कितना है? 37%. 37%. भाई कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो अगली अटेम्प्ट में वापस से जाके पेपर देंगे? हाँ भाई, तकरीबन चलो निकल गए इधर उधर. 60% बच्चे ऐसे हैं जो वापस जाके पेपर देंगे. भाई अगली अटेम्प्ट में अगर फर्ज करो कोई 20% बच्चे भी नए आते हैं, 25%, 30% भी आते हैं, तो 50% से ऊपर का रेशियो होगा जो बच्चे इस अटेम्प्ट का पेपर देकर गए हैं और वापस अगली अटेम्प्ट का पेपर भी देंगे. 60% बच्चे ऑन एन एवरेज सेफ साइड पे ऐसे होंगे जो फेल हुए अगली अटेम्प्ट में भी वो पेपर देंगे. अगर वो 60% बच्चे भी इन चीजों पर ईमान ले आते और अपने काम सुधार लेते, एग्जामिनर कमेंट्स देख लेते, सही से जवाब दे देते, तो ये इशू अराइज ना होता. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने क्या किया? वही सर, वही वाली मिस्टेक्स उन्होंने एग्जाम के अंदर रिपीट की हैं. ऐसा है? नहीं है तो बता दो यार. ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाओ. अगली अटेम्प्ट में overall passing percentage of this session was slightly lower than the previous one with the passing percentage of 37%. It was commonly observed that examinees began writing their answers without comprehending the requirement of the question. यार आगे तो मतलब चीजें पढ़ना ही बेकार हो गया है ना. मतलब एक चीज वो बार बार कह रहे हैं, कोई भी अगर नई चीज है, कोई 4 5 6 टाइम हम देख चुके हैं अभी तक, कोई नई चीज है तो मुझे बताओ, कोई भी एक नई चीज है. देखो बार बार इंफेसाइज करने का भी ना एक मकसद है चीजों पे. क्यों? क्योंकि यार ये चीजें जाने अनजाने में हम बार बार कर रहे हैं लेकिन हमें रियलाइज नहीं हो रहा. ये हम मिस्टेक कर रहे हैं लेकिन हमें रियलाइज नहीं हो रहा. कुछ भंड हम पेपर के अंदर मार के आए हैं लेकिन हमारी नॉलेज इतनी तगड़ी है, हमारा एक्सपीरियंस इतना तगड़ा है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि यार ये भंड भी मैं मार सकता हूं. एक स्टूडेंट का जिगर है जिसने लिख कर इधर बता दिया कि यार क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट तो मौजूद थी और अभी भी देख के क्लिक हो रहा है. सर हमने पढ़ा भी है, 315 में भी पढ़ा है सर, मटेरियलिटी के स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है, लेकिन उस वक्त क्लिक ही नहीं हुआ. और ये चीज होती है, एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है, पेपर एंग्जाइटी ऐसी होती है. कैसा लगता है कि यार अभी अगर वोमिट होगी तो सारे स्टैंडर्ड निकल के बाहर आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट गिर जाएंगे. कुछ लोगों के साथ होता है, मुझे तो बहुत होता था. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई, आगे देखते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 2 many examinees fail to discuss the evaluation of the thread. भाई ये पिछले टाइम में ये बात कर चुके ऑलरेडी. In question number 8A, many examinees mentioned general procedures related to verification of debtors. भाई जनरल प्रोसीजर, ये जो मैंने आंसर स्क्रिप्ट चेक किया ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, यहां भी बहुत सारे बच्चों ने जनरल प्रोसीजर्स लिखे हैं. नहीं भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उन बच्चों में हूं जो कहता था कि यार पास हो गया तो मेरे लिए यही गोल्ड मेडल है. अगर मैं पास हो गया तो मेरे लिए यही गोल्ड मेडल है. मैं उन बच्चों में से हूं. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पास चाहिए था यार, उसकी तलाश में मैं था. चलो जी आगे डिस्कस करते हैं. तो हाँ, मैं अपने आप में गोल्ड मेडलिस्ट हूं. ठीक है, अच्छा. क्वेश्चन नंबर 8D, examinees included matters that were not mandatorily required to be part of engagement letter. भाई जनरल चीजें बहुत सारे बच्चे जो है ना वो लिख रहे हैं. स्पेशली जो मैंने आंसर स्क्रिप्ट में आपको बता रहा था, मैंने चेक किए हैं, कोड ऑफ एथिक्स के सवाल के अंदर बच्चों ने प्रोसीजर्स फेंके हुए हैं, लिटरली फेंके हुए हैं. उनको जो भी समझ में आया, कुछ भी जो समझ में आया उल्टा सीधा उन्होंने प्रोसीजर उठा के लिख दिए. चलो उन्होंने मार्किंग स्कीम भी देखी होगी ना, उन्होंने बोला होगा कि यार 6 प्रोसीजर लिखूंगा तो आईकैप मुझे 3 नंबर देगा, तो उन्होंने 8-10 प्रोसीजर लिख दिए होंगे जेनेरिक बेसिस पे कि भाई 2-3 तो सही लगेंगे. ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या आप बैठ के सिर्फ फेंक रहे हो तो चीजें, और आपकी राइटिंग जो जिस स्पीड से चीजें पकड़ ली होती है ना, एंड में वो ईसीजी रिपोर्ट का मंजरनामा पेश कर रही होती है जो कि डॉक्टर से भी नहीं पढ़ी जाए.
कि यार ये क्या लिख के चला गया, ये तो एग्जामिनर तो फिर भी, लेकिन एग्जामिनर्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहां तक आइडिया है, ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो इस कैलिबर के होते हैं कि आपकी गंदी राइटिंग को भी वो समझ सके। अनलेस को वैसी समझ से बाहर है, वो लकीरें लिख कर आ गया कि यार मेरे जज्बात समझ लेगा, तो मैं 3 लाइनों में मजीद आंसर लिखना चाह रहा था। लिख कर आओ, डिलीवर करके आओ, ये मकसद है। All examinees are again advised to carefully read and understand the requirement of each question before writing their answer. जो चीज ये इसमें नहीं लिख रहा ना, वो मैं आपको बता रहा हूं भाई, जज्बात पे काबू रखना है आपने। जज्बात पे, हम सबको पता है यार, मैं इधर बैठा हूं, मैं आप लोगों को इंडिविजुअली नहीं जानता, मुझे नहीं पता आपने कहां से पढ़ा है, आप लोग आगे क्या करोगे, आप लोगों की किस लेवल की तैयारी थी। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जो बच्चा पेपर देने गया है, मेजोरिटी 80% की बात मैं कर लूं, बगैर पढ़े नहीं जाता, बगैर पढ़े नहीं जाता। अच्छा, पढ़ाना तो मैंने अभी शुरू किया है ना, कुछ अटेम्प्ट से मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछली अटेम्प्ट में भी मैंने जो पढ़ाया है, और मैंने रिजल्ट्स भी सोशल मीडिया पे शेयर किए थे, 67% उन बच्चों का रिजल्ट है जो पास हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक, और ऑन एन एवरेज आप देख लेंगे 37% ओवरऑल रेशियो था जो बच्चे पास हुए हैं। जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली रुक गए थे, उनके भी मार्क्स 40s के अंदर आए। मेरा फोकस एक होता है, और वो फोकस क्या है, मैं जैसे आपको कहा स्टार्ट में कि भाई मैं वो डॉक्टर हूं, वकील हूं, पेचकस से पाने वाने से आपके इश्यूज वगैरह टाइट कर दूंगा, मैं आपको अप्रोच बता दूंगा और उस अप्रोच के साथ में लेके चलूंगा। और वो अप्रोच क्या है, वो अप्रोच है आपकी टेक्निक के ऊपर काम करना। अगर आपकी टेक्निक सही होगी ना, आप हर पेपर के अंदर हर अटेम्प्ट में परफॉर्म कर सकते हो, भले क्वेश्चन जो भी आ जाए आप परफॉर्म कर लोगे। लेकिन अगर आपकी टेक्निक गलत है ना, तो चीजें अगर इधर से उधर भी हुई ना, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकोगे। अग्री करते हो उन सब चीजों पे? अच्छा जी, अब देखते हैं आगे। अब जितने भी इश्यूज एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई किए, मैंने क्या किया, उसकी एक समरी बना दी, और आगे क्या करना है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। कॉमन मिस्टेक्स क्या थी भाई, रोड लर्निंग पे फोकस हमने ज्यादा किया हुआ था। इम्पैक्ट क्या है, अनेबल टू हैंडल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड अप्लाई नॉलेज ऑन स्पेसिफिक सिनेरियो। क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, देखो, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आप चीजों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऑडिट इज द ओनली, आई वुड से, द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो जब तक आप उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे, आप प्रैक्टिकलिटीज को नहीं समझोगे, उसको स्पेसिफिक सिनेरियोज पे अप्लाई करना नहीं सीखोगे, व्हाट इफ वाला एक फैक्टर अपने अंदर नहीं लेकर आओगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं लेकर आओगे, ये पेपर आपसे पास नहीं होगा। आंसर्स लिखो और उसको चेक कराओ। वो बच्चे जो कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था, हम पढ़ के गए हैं, और अभी भी अगर उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि हमसे लास्ट टाइम का पेपर क्यों फेल हुआ है, अभी भी खुली गारंटी है, खुली ऑफर है, 1 हफ्ते तक अगले आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट दो, मैं चेक कर लूंगा। फ्राइडे तक आंसर स्क्रिप्ट लिख के दो, फुल आंसर लिख के दो ऑनेस्टी के साथ। सजेस्टेड आंसर्स आ गए, वो मत देखना जाके, वो तो मैं चेक कर लूंगा, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर। ठीक है। दूसरा, मिस रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। उससे होता क्या है कि आप उन एस्पेक्ट्स को आंसर नहीं कर पाते जिनके मार्क्स एग्जामिनर ने उसमें रखे होते हैं। एग्जामिनर ने 3 चीजें पूछी, 2 चीजें पूछी, आपने जवाब दिया एक, आपने जवाब दी दो। तो अगर किसी चीज के 3 मार्क्स है, 3 चीजें पूछी हैं, 3 मार्क्स हैं उसके, आपने एक चीज पूछी है तो 1 नंबर। तो केयरफुली रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली पास पेपर्स के क्वेश्चन को जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने हमेशा हमेशा मार्किंग स्कीम को अपनी सामने रखना है। ठीक हो गया? और वहां से देखकर आपने मार्किंग करनी है। तीसरी चीज, सिलेक्टिव स्टडीज। भाई ये चीज आपने नहीं करनी है आपसे, और खास तौर से जिन बच्चों का फेलियर है, उन बच्चों ने ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप सिलेक्टिव स्टडीज करें। आपने जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीजें आइडेंटिफाई कर ली कि भाई लास्ट अटेम्प्ट में इतने इतने इस एरिया से आई कैप ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने वो चीजें देख ली, या मैंने सिर्फ 5 पेपर कवर कर लिए। आपने 110% कोर्स की कवरेज के लिए जाना है। आई कैप का अगर लेवल यहां पर है ना, आपने अपनी तैयारी को यहां पर लेकर आना है।
और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और डे वन से करनी पड़ेगी भाई। लैक ऑफ प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? अब देखो, अब स्पेशली ये जो लास्ट वाला है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई हमें पता है, हमें नहीं पता कि हम क्यों फेल हो गए। ठीक है, हमने तो सब चीजें लिख कर हम गए थे। तो यार देखो, मैं अपना एक पर्सनल एक तो मैं एक्सपीरियंस बताऊं, और बिल्कुल सच्चा वाक्य है, मैं नाम कोट नहीं करूंगा। ठीक है, हो सकता है वो भी देख रहे होंगे। तो एक मेरे सीनियर थे, जब मेरी आर्टिकल शुरू हुई और उनकी आर्टिकलशिप खत्म हो रही थी, मैं क्वालिफाई कर गया। आपको पता है क्वालिफिकेशन में कितना टाइम लगता है, और मैं स्ट्रेट क्वालिफाई नहीं किया, मैंने रुक रुक के आप लोगों की तरह मैंने पेपर्स पास किए हैं। जब मैंने पास कर लिए तो मेरा जो आखिरी पेपर फंसा था ना, वो फंसा था ऑडिट का। और मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह, अगर तूने मेरा ये पेपर पास करवा दिया ना, तो एटलीस्ट ऑडिट से रिलेटेड जो बच्चा मेरे पास आएगा ना, मैं उसको मायूस नहीं करूंगा। और जितनी भी आप एफर्ट देख रहे हो ना, ये चीजें उस चीज के लिए जो मैंने वादा किया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस वादे को मैं निभाऊं। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो डाली ना, तो उनका मैसेज आया, जो मेरे सीनियर थे। उन्होंने बोला, यार अज्जत, तुझे मैं याद हूं, मेरा पेपर अभी तक पास नहीं हुआ यार, ऑडिट का पेपर था और एक दूसरा पेपर था, तो ये पेपर पास नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फलाने टीचर से भी पढ़ रहा हूँ, मैं आंसर स्क्रिप्ट भी लिख के भेज रहा हूँ। ऑब्वियसली कुछ इंस्टीट्यूट्स में मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी को भी, क्वांटम ज्यादा होता है, तो हर जो बंदा है ना, वो फोकस नहीं कर पाता या उस तरीके से चेक नहीं कर पाता, स्पेसिफिक फीडबैक नहीं दे पाता। तो उनका समहाउ 2-3 अटेम्प्ट से कोई आंसर चेक नहीं कर रहा था। मैंने कहा, आप टेंशन नहीं लो, आप मुझे पेपर भेजो। एग्जाम से 1 महीना रहता था। मैंने जब उनका आंसर चेक किया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो बंदा कह क्या रहा था अपने आंसर्स में। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा, यार आपके आंसर्स मैंने चेक कर लिए हैं, और एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने उन्होंने पास पेपर सॉल्व करके भेजे व्हाट्सएप पे मुझे। तो मैंने उनका आंसर देखा और मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा, यार ये मुझे आप बताओगे जरा, लिखा क्या आपने? उनकी राइटिंग भी समझ में आ रही थी, मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं। मैंने क्या लिखा क्या है? तो बिलीव मी और नॉट, उस बंदे ने जो मुझे चीजें बताई है ना, वो किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर को स्टेज से नीचे उतार के खड़ा हो सकता था। मैं अभी ये बात आपको बता रहा हूं, और मैं ऑन ओथ बता सकता हूं, मैं आपको ये चीज ऑन ओथ बता रहा हूं। लेकिन मैंने उनको बोला कि यार, आप जो चीजें मुझे बता रहे हो ना, वो इसमें नजर आ नहीं रही हैं। आप एक काम करो, आप अपनी अंग्रेजी पे काम करो। उनको मैंने कुछ टिप्स दी, ड्राफ्टिंग की कुछ टिप्स दी उनको मैंने, क्योंकि एग्जाम से 1 महीना पहले, 1 महीना रहता था, तो वो इतनी मेहनत जो है ना, वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं था, जिस लेवल की एफर्ट्स रिक्वायर्ड थी। उस बंदे ने जान मारी और अगले टाइम में ऑडिट क्लियर कर लिया। फिर उसका रह गया था सिर्फ कंपनी लॉ टैक्स का पेपर रह गया था, उससे मुझसे पूछा गया, टैक्स का भी रह गया, कुछ टिप्स बता दो। तो भाई के पास तो हर हर जो है ना, वो ताले की चाबी है। तो हमने कुछ चाबी उनको पकड़ा दी। मैंने कहा, यार ये चीज है, इसकी वजह से पेपर रुकता है। अगली टाइम में बड़े अल्फाज नहीं बोला, जो चीज है वो बता रहा हूँ। अगले टाइम में उनका टैक्स का पेपर पास हो गया। ठीक है, तो उस बंदे की सीरियस एफर्ट्स थी। अब आ जाता हूं, आपने क्या करना है। देखो, रिजल्ट आता है ना, तो सारे बच्चे मोटिवेटेड होते हैं कि यार हम चीर फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सारी दुनिया जला देंगे, सब कुछ ही मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भाई, इस आग को ना बुझने नहीं देना है। 1-2 हफ्ते तक आप लोग जो टाइम टेबल बनाते हो ना अपना एग्रेसिव, उसको थोड़ा सा भले रिड्यूस कर लो, अभी से रिड्यूस कर लो, लेकिन क्या करो, रैशनलाइज कर लो। मोटिवेशन 2 हफ्ते में आप गिरा देते हो पूरी, मोटिवेशन को कन्वर्ट कर दो डिसिप्लिन के अंदर। आप भले थोड़ा सा टाइम दो, 2 घंटे दो, 1 घंटे दो ऑडिट को, लेकिन डेली बेसिस पे दो। ये सब्जेक्ट आपसे डेली बेसिस पे टाइम मांगेगा, तो इसको इज्जत देनी होगी। ऑडिट को इज्जत दो। जब आप इसको इज्जत दोगे ना, तो ये भी आपको इज्जत बख्शेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? तो जिन बच्चों को अभी भी अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं हो रही हैं कि यार हम फेल क्यों हुए, तो मैं बैठा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब कल हमारी एक और क्लास होगी, अभी मैं और डिस्कस करता हूं आपसे। कल हमारी एक और क्लास होगी, जिसके अंदर हम बाकायदा अपने बैच का आगाज करेंगे। तो सर, क्या ये रिफ्रेशर बैच होगा? ये रिफ्रेशर बैच बिल्कुल नहीं है, ये रेगुलर बैच है। ठीक है, ये रेगुलर बैच है। हम क्लासेस को भी ऐड करेंगे। अभी मैंने 3 क्लासेस अनाउंस की है, मैं 4 भी कर दूंगा, आप बोलेंगे मैं 5 भी कर दूंगा। उसके अंदर होगा क्या, मैं किस तरीके से चीजों को चलाता हूं, मैं अब आपको बता दूं। देखिए, मुझे पता है कि मर्ज क्या है, और उस मर्ज की दवा भी है मेरे पास। ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशन किसी पे काम करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द बच्चों पे काम कर जाएगी। मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं डेली, उस पे व्हाट्सएप पे
मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अब वो क्वेश्चन ICAP का भी हो सकता है, वो क्वेश्चन मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वो क्वेश्चन मैं देता हूँ और बच्चों को कहता हूँ कि अपने आंसर उस व्हाट्सएप पे ही आप भेजो। जब बच्चे वो आंसर्स भेज देता हूँ, विद इन 24 आवर्स उनके आंसर को चेक करके उनको स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड की जाती है, और ये काम डेली बेसिस पे होता है। ये काम डेली बेसिस पे होता है। स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड की जाती है कि भाई ये चीजें आपने मिस कर दी हैं, इस चीज को इंप्रूव कर दो। किसी बच्चे की राइटिंग स्पेलिंग में मसला होता है, क्योंकि वो तो व्हाट्सएप पे आप टाइप कर रहे होते हो, तो मैं कहता हूँ कि यार आप स्पेलिंग इंप्रूव कर लो, राइटिंग पे तो आप काम कर लोगे। किसी की अंग्रेजी कमजोर होती है, तो मैं कहता हूँ यार स्ट्रक्चर को इस तरह से बेहतर बना लो, उसको टिप्स बता देते हैं। मतलब अगर मर्ज सामने आएगा तो उसकी दवाई दी जाएगी, अगर मर्ज सामने नहीं आएगा तो दवाई नहीं दी जाएगी। यहां पर इस टाइम पे बैठ के मैं ये बता सकता हूं कि आपको ये मर्ज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हर दवाई आपको चल जाएगी। किसी का मर्ज स्टेज 1 पर होगा, किसी का 2 पर होगा, किसी का 3 पर होगा, और कोई लाइलाज होगा। सही है, कोई लाइलाज होगा, हो सकता है कोई लाइलाज हो, लेकिन उसके लिए क्या आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। सर जो लिखा था वो अब वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, कोई मसला नहीं है दोस्त, वर्ड टू वर्ड याद नहीं है। आप कोई भी सवाल जो आपको लगता है कि यार मुश्किल तरीन है, आप उसका आंसर नहीं देखा है, आप रिवाइज करो, एनी टाइम यू कैन सेंड मी द आंसर, आई विल चेक। ठीक है सर, पेपर ही यही रहता है, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हैं, अल्लाह के करम से ये रह गया। देखो भाई, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला ये भी पास हो जाएगा। सर एक सजेशन है कि कंसिस्टेंट कर दे स्केड्यूल, ताकि एक साथ क्लासेस लगा दे, ताकि गैप ना आए क्लास। देखो यार गैप नहीं आएगा क्लास में, क्योंकि अभी मैं बैच को स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक क्लास रखी है वीकडे में, मैं एक और क्लास ऐड करूंगा। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराओ, और कंसिस्टेंट क्लासेस लगेंगी और ये चीजें हम कवर अप कर जाएंगे। एग्जाम से कोई एक महीना पहले इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम सिलेबस को कवर करा दें, और एडिशनल जितने भी प्रैक्टिस सेशन रखने हैं, तुम लोग जितने कहोगे उतने रखेंगे, जितने सिनेरियोज कहोगे उतने सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज याद रख लेना, गलत टेक्निक के साथ तुम 50 या 500 सिनेरियोज भी अटेम्प्ट करोगे ना, वही गलती तुम एग्जाम में वापस जाके करोगे। लेकिन सही टेक्निक के साथ तुम 2 सवाल भी अपने कर लेते हो ना, तो एग्जाम के अंदर कुछ भी आ जाए तुम परफॉर्म कर जाओगे। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे स्लाइड्स में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है भाई। चलो भाई, किसी के कोई है क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं लास्ट अटेम्प्ट का पेपर भी और क्या गलती हुई होगी। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो वो बात कर सकता है। सर हमें कोई पढ़ने की स्ट्रेटजी बता दे। बहुत डीमोटिवेटेड हैं। अच्छा यार देखो, स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, और गिरना जो है ना वो इंसान के नसीब में होता है। किस्मत में था तुम गिर गए, वहां पे पड़े रहना ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा नसीब है भाई। अगर आप वहां पे गिरे हुए हो और आप गिरे हुए हो, देखो नसीब है, अल्लाह की तरफ से कोई चीज आ गई, आप उसको नहीं रोक सकते। हर चीज में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में नियत और कोशिश दी है। क्या चीजें दी हैं भाई? 2 चीजें दी हैं। नियत पास होने की, सच्ची नियत के साथ काम करो, और कोशिश, उस नियत के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, गलत डायरेक्शन में नहीं। और फिर कामयाबी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है। तो अल्लाह ताला कभी किसी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। ठीक है, अच्छा सर, पोर्टल के बारे में सवाल कर रहे हैं। देखिए ग्रुप पे अनाउंस किया हुआ है, इस सेशन के बाद फेसबुक पे मैं एक और भी पोस्ट लगवा दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कि बाकी का क्या तरीकेकार है। आई थिंक वो काफी हेल्प रहेगी आपको। सर क्या फर्म ज्वाइन कर ले, ऑडिट ही रहता है और ये तीसरी अटेम्प्ट है? देखो दोस्त, अगर सिर्फ ऑडिट ही रहता है तो आप चाहो तो फर्म ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इसमें ममानियत नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा। उसमें एक चीज आपके लिए फायदेमंद क्या रहेगी कि जो जो प्रैक्टिकली ऑडिट हो रहा है ना, फर्म जो जो काम कर रही है उसको लिंक करते जाना स्टैंडर्ड के साथ। दैट्स इट। सर ऑडिट प्रोसीजर में स्पेसिफिक प्रोसीजर कैसे याद रखें? जनरल प्रोसीजर याद रह जाते हैं,
क्योंकि हमने प्रैक्टिकली चीजों को कभी देखा ही नहीं, सेल्स डाटा, परचेज एक्सेट्रा, ये सब प्रैक्टिकली कैसे मैनेज होती हैं। देखिए यार, इसका सीधा सा जवाब है, सीधा सा जवाब ये है कि जब हम अपने सेशन में ऑडिट प्रोसीजर्स पे आएंगे, तो ये आपकी स्पेसिफिक वाली चीज है ना, ये मैं धो डालूंगा। आपको इसके अंदर कोई भी जो है ना वो शिकायत नहीं मिलेगी कि यार अब प्रोसीजर जो है ना हमसे कैच नहीं हो रहा है कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करें। इस चीज की फिक्र आप छोड़ दें। हाँ, एक चीज ये है कि भाई आपने रिस्क असेस किया, आपने इवेल्युएट किया, उसके अगेंस्ट आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए। तो जो आप रिस्क असेस कर रहे हो ना, रिस्क क्या होता है भाई, असर्शन बेस्ड होता है ना, या एफएस लेवल पे होता है। रिस्क दो तरह की होता है ना, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क होता है, एक असर्शन लेवल का रिस्क होता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिस्क है, जो कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का होता है मेजॉरिटी केसेस में, अगर एफएस लेवल का रिस्क है तो उसके प्रोसीजर भी एफएस लेवल के होंगे। अगर कोई असर्शन लेवल का रिस्क है, चूंकि आपका सवाल है सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, तो वो भी असर्शन रिलेटेड होंगे। बैलेंस शीट के कुछ असर्शन है ना, एग्जिस्टेंस, राइट ऑन ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ठीक है, एग्जिस्टेंस। तो जो मेरे प्रोसीजर होंगे स्पेसिफिक टू दीज असर्शंस होंगे। इंशाल्लाह ताला प्रोसीजर्स की ड्राफ्टिंग पे भी बहुत अच्छे सेशंस में आपको करवाऊंगा, और ऐसे ऐसे सेशंस करवाऊंगा कि आप याद रह जाए, आपको याद रह जाएंगी चीजें। डोंट वरी अबाउट दैट। और कोई सवाल है? सर, असर्शन से लिंक करने में बेटा सारी तकलीफों की दवा जो है ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। वो दवा को पीना ना पीना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन सेशंस में तुम लोग को करवाऊंगा इस चीज के। ठीक है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना। और ये सेशन बिल्कुल इसीलिए ताकि हम अपने अंदर से इस फियर को निकालें और हम तैयार हो जाएं अगली अटेम्प्ट के लिए यार, मार्च 2025 के लिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। हार्डली कोई 4-5 महीने रह गए, 4 महीने रह गए पेपर को तैयार करने के लिए, उस लेवल पे पहुंचने के लिए जिस लेवल पे आई कैब आपको चाह रहे आने के लिए। जी सर, किसी और का कोई सवाल है? सर, आप रेगुलर टेस्ट एंड मॉक अरेंज करवाएंगे? देखो बेटा, ये वही चीज है, स्टूडेंट डिड नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड आंसर दे रोड वाज ऑल टुगेदर नॉट रिक्वायर्ड, रिजल्टेड इन लूजिंग प्रेशियस मार्क्स। ये एग्जामिनर कमेंट्स की लाइन है जो मुझे रट चुकी है, और मुझे स्टूडेंट लाइफ में रटी थी है। मैं बेटा ये चीज पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मैं डेली मॉक कंडक्ट करवाता हूँ ग्रुप पे। एक सवाल देता हूँ, तगड़ा सवाल होता है, ठीक है, उसके आंसर्स आप लोग देते हो और स्पेसिफिक फीडबैक आपको प्रोवाइड की जाती है। तो मॉक तो हो गया डेली। एसबीआईएल के अंदर आपके मॉक्स का सीक्वेंस भी है, वो एसबीआईएल हर सब्जेक्ट के लिए करता है। ठीक है, जो हर सब्जेक्ट के लिए करता है वो तो होगा आपके साथ। जो मैं कंडक्ट करवाता हूँ ना, वो डेली बेसिस पे करवाता हूँ, और चेक सब मैं खुद करता हूँ। ठीक है, तो वो चीज बिल्कुल अलग है। जो एसबीआईएल करवाता है वो बिल्कुल अलग है। एक चीज क्या है कि भाई किसी भी टीचर की ग़िज़ा होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उनकी कमिटमेंट। अगर कमिटमेंट तुम लोग की रहेगी ना मेरे साथ अगले 3-4 महीने, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है, मैं तुम लोगों से वादा कर रहा हूं, दिन रात एक कर दूंगा, दिन रात में एक कर दूंगा तुम लोगों के लिए। लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं रही, तो ये चीज देख लेना कि तुम लोग खुद सिंसियर नहीं हो उस चीज को पास करने के लिए। ये सेशन बिल्कुल दिल की बात करने के लिए मैंने अरेंज किया है, क्योंकि दुख होता है। सोशल मीडिया पे लोग तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन उसका कुछ ही परसेंटेज यहां पर आया है। अगर मैं करूं तो 20-30% लोगों ने जो है ना वो आज सेशन को ज्वाइन किया है, और यही पासिंग रेशियो होता है। जो सीरियस होगा भाई वो आएगा, जो सीरियस नहीं होगा वो नहीं आएगा, सीधी बात है। अग्री करते हो इन चीजों से? तो रेगुलरली सेशंस को ज्वाइन करोगे? डेली मॉक जो भी मैं दूंगा, भले वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, भले वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हो, बिना झिझक सॉल्व करोगे उसको? जी भाई। सबसे जवाब चाहिए इंशाल्लाह वाला। देखो अगेन बेटा, मैं वही बात कर रहा हूं कि ये जो टाइम है ना कि यार पेपर रुक गया, ये बहुत ज्यादा टफ है।
और जब मुझे पहली बार सीए के अंदर जब फेलियर हुआ ना, तो मुझे फीवर चढ़ गया था, बुखार हो गया था मुझे। 2-3 दिन तक तो मैंने किसी से बात भी नहीं की थी, बुखार हो गया था, जाके अलग पड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद आदत लग गई थी। मैंने कहा यार ये चीज तो होती है, ये चीज तो होती है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, जिनको ओवरनाइट आ जाती है वो बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं और इक्का दुक्का होते हैं। जब मैंने सीए स्टार्ट किया ना, तो डे 1 पे मेरे जो टीचर थे उन्होंने एक बात कही क्लास में सबसे, नॉट स्पेसिफिक टू मी। उन्होंने कहा देखो आ तो गए हो इस चीज के अंदर, फेलियर्स होते हैं ये पहले दिन ही तुम जान लो। इस सीए को पास सिर्फ 2 तरीके के लोग कर सकते हैं, एक वो जो चीता है और दूसरा वो जो गधा है। और ये तुम्हें डे 1 पे डिसाइड करना है कि तुम कौन हो, क्या तुम चीते हो या तुम गधे हो। मतलब मुहावरतन ना, ऐसे नहीं कि आपकी दुम निकली हुई है, मुहावरतन। अगर मैं चीता हूंगा ना, तो मैं बोलूंगा यार एग्जाम से 1 महीना पहले उठाऊंगा और खत्म कर दूंगा, लेक्चर्स 2x पे देखूंगा, फिनिश। और फिर जो रिजल्ट आया वो आया अलग। लेकिन अगर मैं एक चीज ये एक्सेप्ट कर लूं कि मुहावरतन मुझे कुछ चीजें समझ में ही नहीं आती हैं या मैं गधा हूं, तो मेरी जो एफर्ट का लेवल है ना वो डिफरेंट होगा। अग्री करते हो इस चीज से कि नहीं करते? जी, इस चीज से अग्री करते हो सारे? अच्छा सर, ऑडिट में समझ तो सब आता है लेकिन बहुत सारी बातें जनरल लगती हैं। देखो होता क्या है कि आप लोगों का जो फोकस होता है ना, वो फोकस होता है ज्यादातर, मैं ये स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। आप लोगों का जो ज्यादातर फोकस होता है ना, वो फोकस होता है नोट्स की तरफ, कि यार टीचर हमें नोट्स दे दे और हम किसी तरीके से उन नोट्स को पढ़ें और निकल जाएं। नोट्स मैं भी दे दूंगा आपको, उस चीज की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। बट आप लोगों ने ये चीज इंश्योर करनी है कि क्या सिलेबस 100% आपने कवर कर लिया कि नहीं किया है। आईकैप ने 2 चीजें आपको बताई हैं, एक स्टडी टेक्स्ट और दूसरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। 2 चीजें बताई आईकैप ने, एक चीज है स्टडी टेक्स्ट और दूसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो नीली किताब है। अगर किसी बच्चे के पास ये नहीं है तो वो ले ले, पहली फुर्सत में ले ले। और अगर किताब ऐसी है खस्ता हालत में, पेजेस फटे हुए, अंडरलाइन लाइनिंग की हुई है, तो वो नई किताब ले ले। नई किताब विल ब्रिंग न्यू एनर्जी। तो सबसे पहले जो तुम्हारी सोर्स है ना वो ये है। मैं चाहूं अपनी किताब बेच सकता हूं तुम्हें, तुम खरीदोगे भी, जाहिर सी बात है कि यार टीचर्स की कौन नहीं चाहता कि किताब खरीदे। नोट्स मैं तुम लोग को ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा हर टॉपिक के, और डिटेल डिस्क्रिप्टिव नोट। तुम जब नोट्स पढ़ोगे मेरे, तो मैं लगेगा कि ऐसा लग रहा है सर खुद खड़ों के सामने बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर दिया भाई। लेकिन एक चीज में हर बच्चे को कहता हूं, मैं तुम्हें भी कहूंगा कि यार ऑडिट स्टैंडर्ड है 100%, ऐसा ही है, ऑडिट स्टैंडर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं है। टीचर अपने नोट्स बना के देगा, क्योंकि 100% अगर आइजा को कॉपी कर दिया तो पूरा आइजा हो गया ना वो। टीचर के नोट्स होंगे 80%, तुम्हें समझ में आएगा 70%, तुमसे रिटेन होगा 60%, तुम एग्जाम के अंदर प्रोड्यूस करोगे 50%, एग्जामिनर को समझ में आएगा 45% या उससे भी कम, और तुम्हारे मार्क्स तकरीबन इतने ही होते हैं। अब रिमेंबर कि मैंने शुरू कहां से किया, मैंने शुरू किया 80% से, कि नोट्स होते हैं 80%। लेकिन अगर मैं उस 80% को कन्वर्ट कर दूं 100% में, तो क्या मेरे पास होने के चांसेस ज्यादा नहीं हो सकते? क्या मेरे चांसेस ये नहीं हो सकते कि मैं ज्यादा कवरेज करके उस रिस्क को भी एलिमिनेट कर दूं और मैं पास हो जाऊं? देखो नोट्स क्या है, नोट्स आर द समराइज्ड वर्जन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स जो है वो समराइज्ड है, मेरे नोट्स है कॉम्प्रिहेंसिव।
बट स्टिल मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही मशवरा देता हूँ और मैं चैलेंज भी करता हूँ कि यार मेरे नोट्स उठाओ और इसके अंदर से प्लीज मुझे आइडेंटिफाई करके दो कि अगर कोई चीज इनकम्प्लीट है इसके अंदर। मैं कहता हूँ आप स्टैंडर्ड देखो, आप पास पेपर देखो, आप सिलेबस देखो और मुझे आप आइडेंटिफाई करके दो कि क्या चीज इसके अंदर इनकम्प्लीट है या क्या चीज मैं मिस कर गया और मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो कोई स्टूडेंट आया नहीं है, या तो वो नोट्स कंप्लीट है या किसी ने जाके जहमत की नहीं है कि वो स्टैंडर्ड को भी खोल के देखे, वो स्टैंड टेक्स्ट को भी खोल के देखे। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी तो पास कर गए उसके अंदर। लेकिन ये चैलेंज मैं आपको पास ऑन करता हूं। तो जो भी लेक्चर चल रहा है, जो भी क्लास हो रही है, आप उसके बाद जाके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड खोलो, उसको पढ़ो। मैं क्लास के अंदर भी आपको रीड करवाऊंगा स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, आप प्लेन स्टैंडर्ड उठा के बोलोगे कि यार हमें तो पता ही नहीं है कि स्टैंडर्ड को पढ़ते कैसे हैं, रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई रियली डाउट कि किसी बच्चे ने स्टैंडर्ड भी पढ़ा हो। कोई है ऐसा जिसने स्टैंडर्ड से भी कवरेज की हो लास्ट टाइम में? कोई है क्लास में ऐसा? जी। नो, नो, नो। देखो, ये एक इशू है। सिर्फ आयजा 210 पढ़ा था बुक में, 3 पेजेस से स्टैंडर्ड। देखो यार, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, और स्पेशली जिसका सिर्फ ऑडिट रह गया ना, मैं उसको तो रेकमेंड करूंगा कि यार तुमने स्टैंडर्ड ही देखना है और स्टैंडर्ड अपने साथ रख के घूमो यार। स्टैंडर्ड अपने साथ रखे, और ये सीए फाइनल के अंदर C5 6 में तुम्हें हेल्प आउट करेगा। अभी सीए फाइनल का बच्चा भी वही मिस्टेक कर रहा होता है कि स्टैंडर्ड नहीं देखता है, वो ऐसे ही चला जाता है स्टैंडर्ड साथ में लेके। तो भाई ये जो स्टैंडर्ड है ना सीए फाइनल के बच्चों, 1 महीने बाद तुम्हारा पेपर है। मैं हर बच्चे से ये कहता हूँ, वीडियोस भी मेरे मौजूद है यूट्यूब पे। यार जो स्टैंडर्ड है ना, ये तुम्हारा दोस्त है और तुम एग्जाम में अपने दोस्त को साथ में लेके जा रहे हो। लेकिन अगर तुम पूरा टाइम उससे दुश्मनी करके बैठे हो ना, तुमने उसकी गली का रास्ता ही नहीं देखा, और जब तुम एग्जाम में उसको खोलते हो ना, तो स्टैंडर्ड भी बोलता है भाईजान आप कैसे हैं? फिर जो वो बोल रहा होता है उसकी लैंग्वेज समझ में आती ही नहीं है हमें। तो भाई स्टैंडर्ड भी पढ़ो, ये हैबिट लाओ, अच्छी हैबिट है। ठीक है, आजकल जो है ना वो छूट गई क्योंकि नोट्स का जमाना है, फलाने टीचर की बुक पकड़ ली, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया। रिवीजन के लिए अच्छा है, लेकिन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर आपने लेनी है किसी चीज की, क्योंकि पेपर का लेवल अब उस तरफ जा रहा है, अमंग अदर थिंग्स कि आपने रिक्वायरमेंट्स को सही से पढ़ना है, जज्बात को काबू में रखने हैं, कॉन्सेप्ट्स पूरे करने हैं। स्टैंडर्ड रीडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे से नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप टेंशन नहीं लो, मैं जो भी टॉपिक कवर कराता हूँ उसके बाद मैं स्टैंडर्ड खोल के क्लास में रीड भी करवाता हूँ कि भाई ये चीजें लिखी है इधर, टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि भाई जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो चीजें कंप्लीट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? बातें दिल में उतर रही है कि नहीं उतर रही, ये बताओ। तो मेरी मेहनत आज की वसूल हो जाएगी। बातें दिल में उतर रही हैं? जी भाई, ये बातें जो दिल में उतर रही है ना, ये इंशाल्लाह ताला तुम्हारे दिलो दिमाग में भी उतरेंगी, दिलो दिमाग में भी उतरेंगी, और इंशाल्लाह ताला तुम अच्छी परफॉर्मेंस दोगे एग्जाम में। मुझे मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये उम्मीद है। ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है भाइयों? जी भाई। चलो जी, सबको स्क्रीन विजिबल है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था आपसे। अब जाते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। फॉर कैंडी क्राफ्ट पीबीटी अपीयर्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये आंसर हमने ले लिया और मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड के रेफरेंसेस भी दे दिए पूरे पूरे, जहां से इस चीज को टेस्ट किया गया था। क्योंकि स्टैंडर्ड से मेरा गहरा ताल्लुक है, मैं स्टैंडर्ड की कोशिश करता हूँ, वही मैं देखूं, वहीं से आंसर निकालूं, और आपको भी मैं जो जवाब दूंगा कभी भी, वो हमेशा स्टैंडर्ड के रेफरेंस के साथ दूंगा। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एडिशन इन्फॉर्मेशन और मटेरियलिटी कैलकुलेटर। भाई बता दिया कि यार आग लग गई है, डैमेज हो गया प्लांट और इम्पेयरमेंट आ गई है, और इस हिसाब से जो है ना उसकी रेवेन्यू इतने से गिर गया है, पीबीटी इतना हो गया है, और नेट एसेट्स उसके इतने हो गए। आपने सिंपल सा उस एडिशन इन्फॉर्मेशन को लेके इवेल्यूएट करना था, और एक रिवाइज बेंचमार्क, आपने रिवाइज मटेरियलिटी का अपने अमाउंट बताना था। सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना था, आपने 230 के हिसाब से आपने बता दिया
कि क्या बताया, मैंने एक चीज एडिशनल डिस्कस कर ली, वो ये कर दिया कि व्हेन पीबीटी फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज वोलेटाइल, अदर बेंचमार्क्स में बी मोर अप्रोप्रिएट सच एज नेट एसेट्स और टोटल रेवेन्यू, जो उसने प्रोवाइड किया। मैंने किसी चीज को निगेट नहीं किया, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्यों? जब आइजा आपको कहते हैं यार वॉलेटिलिटी है तो चेक कर लेना। एज अ रिजल्ट ऑफ फायर इंसिडेंट द एक्चुअल अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव चेंज्ड, based on which we need to consider the factor of volatility of these benchmarks against last year amounts। अब मैंने क्या किया, एक एक बेंचमार्क को लेकर डिस्कस कर दिया। पीबीटी को मैंने डिस्कस किया, फिर मैंने रेवेन्यू को डिस्कस किया, और मैंने नेट एसेट्स को डिस्कस किया। और मैंने यहां पर दोस्तों कंक्लूड कर लिया कि रेवेन्यू में बी कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क फॉर कैलकुलेटिंग मटीरियलिटी। ठीक है सर, जब मैंने इंफॉर्मेशन जितनी भी क्वेश्चन में दी है सबको मैंने इवेल्यूट कर लिया और उसको बता दिया कि भाई ये चीज है, तो मुझे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा, ये वो एक वन ऑफ द क्वेश्चन है जिस पे लोग कह रहे थे कि यार ये सर, ये वाला सवाल जो है ना काफी जेनेरिक हमें लगा है। ठीक है, वो क्या था, यू आर अ पार्ट ऑफ ऑडिट टीम, और जो है ना वो कंपनी नई जुरिस्डिक्शन में जा रही थी, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही थी, इस तरह का जो सिनेरियो है, सीए फाइनल में भी वो बेताशा बार पूछ चुका है, कैफ लेवल पे भी पूछ चुका है। लेकिन क्या होता है, रिक्वायरमेंट का जो तरीकेकार होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है। कभी वो चला जाएगा भाई कंट्रोल्स की तरफ, कभी वो चला जाएगा ऑडिट रिस्क की तरफ, कभी वो चला जाएगा प्रोसीजर्स की तरफ। तो आपको ये चीजें इवेल्युएट करनी होंगी, किस स्टैंडर्ड से या किस टॉपिक से वो सवाल आ रहा है, और क्या मेरे पास उतना इन्वेंट्री मौजूद है, मेरे पास उतना बारूद मौजूद है कि मैं उसको प्रोड्यूस कर सकूं एग्जाम में। तो मैंने कुछ चीजें क्विकली डिस्कशन के लिए हाईलाइट कर दी हैं। रैपिडली ग्रोइंग, बहुत तेज ग्रो कर रही है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है ना, तो कंपनी के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, इंटरनल कंट्रोल, सबको पता होगा, जिनकी दूसरी तीसरी अटेम्प्ट है, जो एक दौरा लगा कर आए हैं आईकैप का, जिनकी पहली अटेम्प्ट है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए तो विन विन सिचुएशन है भाई। आप लोग अभी से ये चीजें डिस्कस कर रहे हो जो आपके सीनियर्स हरकत करके बैठे हुए हैं। कोई भी एंटिटी अगर रैपिडली ग्रो कर रही होती है ना, सबसे बड़ा रिस्क होता है कि उसके कंट्रोल्स उसके हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं है, इंटरनल ऑडिट का फंक्शन उस हिसाब से स्टैब्लिश नहीं है, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स उसके हिसाब से नहीं है, या डिटेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो या करेक्टिव कंट्रोल्स नहीं है। इंटरनल कंट्रोल्स उस हिसाब से, जिस हिसाब से बिजनेस फैला हुआ है, उस हिसाब से उसके पास बंदे नहीं है जो मॉनिटरिंग कर सके कंटिन्यूअस कंट्रोल्स की, या इतनी कॉस्ट कंपनी लगा नहीं पा रही है कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स को, तो मिस स्टेटमेंट का खतरा बढ़ सकता है। फिर फैमिली ओन्ड बिजनेस, क्या रिस्क होता है भाई फैमिली ओन्ड बिजनेस से? ऑडिट के चीतों, जल्दी बताओ, फैमिली ओन्ड बिजनेस, एमओसी, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, भाई ये कंट्रोल वीकनेस, कंट्रोल रिस्क है सबसे बड़ा, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। फिर आ जाओ, न्यू रीजन के अंदर जा रही है, सर कौन सा रिस्क हिट करेगा? नई रीजन के अंदर जा रही है कंपनी, लो ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ। हाँ भाई, न्यू रेगुलेशन, जबरदस्त न्यू रेगुलेशन सर। उस जुरिस्डिक्शन में कौन सा रेगुलेशन है हमें क्या पता, या हो सकता है आपको पता हो, आपने फीजिबिलिटी स्टडी कर ली हो, या हो सकता है आपने सिर्फ फाइनेंशियल फीजिबिलिटी की हो, आपको नहीं पता ऑपरेशनल फीजिबिलिटी उसकी। ये लॉज एंड रेगुलेशन किस तरीके की हैं? आप प्लास्टिक शॉपर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने प्लांट लगा दिया इतना बड़ा उधर, इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी ने नोट नहीं किया, कुछ नहीं किया, जब आपने उधर मशीनरी लगाई तो वो थैलियां बना रही थी, रेगुलेटर आगे बंद कर देगा। मसला है कि नहीं है? आगे आ जाओ, एमपीएल वुड कंटिन्यू टू डेमोन्स्ट्रेट फास्ट पेस ग्रोथ एट न्यू फैसिलिटी। भाई किस चीज का रिस्क आ गया इधर? हाँ भाई, किस चीज का रिस्क है बेटा? सोच रहे हो अभी भी? यस, 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 यस। ठीक है, आगे भी पढ़ते हैं इसको। एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, क्या रिस्क है? बहुत इजी, क्या रिस्क है? हाँ भाई,
एनआरवी। सर ये सारी बातें हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए पढ़ी हुई हैं, हमने रिस्क के लिए पढ़ी हुई हैं, लेकिन आईकैप ने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। सर आईकैप ने पूछ लिया, रिक्वायरमेंट क्या दे दी? सर नैया डुबो दी। आईकैप ने पूछा कि इसके अंदर इनहेरेंट रिस्क बताओ, कंट्रोल रिस्क बताओ, लो भाई। सर हम तो ऑडिट रिस्क का रट्टा लगा के बैठे हुए थे, हम तो ऑडिट प्रोसीजर सर वो पूछ लेता, भले 4 नंबर का पूछता, 5 नंबर, फीलिंग आती है नहीं आती एग्जाम के अंदर बैठ के? सर कंट्रोल्स हमने इस लिहाज से तो पढ़े ही नहीं, हम तो रट्टा लगा के बैठे थे। करेक्टिव कंट्रोल क्या है, हम रट्टा लगा के बैठे थे, डिटेक्टिव कंट्रोल्स क्या है, हमें तो ये पता ही नहीं था। तो आपने इसके अंदर से कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई करनी थी, आपने इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करने थे, और आपने उसको डिवाइड करके बताना था। अब आ गया जो, सर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। अगर हर रिस्क के अंदर मैं उसको 3-3 पॉइंट दूंगा तो हो सकता है मैं 6 पॉइंट्स पूरे ले सकूं। आइए सर डिस्कस कर लेते हैं। इनहेरेंट रिस्क, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, भाई इनहेरेंट है ना। कंट्रोल रिस्क तो ये होगा कि रिस्क रेगुलेशंस मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन उस तरीके के मैं कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं कर सका जो उन रेगुलेशंस की इंप्लीमेंटेशन में मुझे हेल्प आउट करते। वो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन अलग आएगा, वो कंप्लायंस का फंक्शन अलग आएगा। सबसे पहले तो यही रिस्क है ना, क्योंकि मैं जा रहा हूं लो ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ, तो हो सकता है मैंने फिजिबिलिटी पे भी इतना खर्चा ना किया हो, तो ये इनहेरेंट रिस्क है। एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, सर इसके अंदर इनहेरेंट रिस्क कैसे? सर एनआरवी, इसके अंदर आती है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, कि अब वो इन्वेंट्री कितने पे बिकेगी। सर इसके अंदर मैनेजमेंट जजमेंट शामिल है, मैनेजमेंट एस्टिमेशन शामिल है, और जहां जहां एस्टिमेशन शामिल हो जाए, जजमेंट शामिल हो जाए, वहां बाइसनेस का रिस्क भी आ जाता है। एस्टिमेशन, ऐसा है कि नहीं है? सर इसके भी प्रोसीजर डिफरेंट है, लेकिन यहां पर प्रोसीजर नहीं पूछे। कुछ लोगों ने, जो मैंने आंसर चेक किए हैं, कुछ लोगों ने इसको कंट्रोल लिस्ट बना दिया। आ जाओ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स, ये सब हमने कर लिया। प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, आइजा 240 फ्रॉड। फिर आप आ गया जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन एस्टैब्लिश नहीं है, ये कंट्रोल रिस्क है। क्यों? इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज अ डिटेक्टिव, कि भाई कोई फ्रॉड या कोई एरर हो जाए, फिर इंटरनल ऑडिट उसको डिटेक्ट करके बता रहा है। फैमिली ओन बिजनेस, सबने सही आइडेंटिफाई किया, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ऑपरेशनल वीकनेसेस, ठीक है, वीक इंटरनल कंट्रोल्स, प्रोडक्शन डिलेड प्रोडक्शन है तो उसके अंदर भी मसले आ रहे हैं, तो वो कंट्रोल रिस्क। फिर आप आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वही ऑर्गेनिक मीट वाला, मटेरियल वाला, बैंड सब्सटेंस, ये वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या बता दूं फिर से? बेटा मैंने तो बहुत कुछ बता दिया। ईओक्यू मैनेजमेंट, बिल्कुल ऑपरेशन वीकनेस में ये सब चीजें आ सकती है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सब चीजें लिखी हुई है ऊपर। रिस्क एनआरवी वाला, एनआरवी वाला रिस्क। बेटा इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क तो उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है ना आपसे, तो आपको उसी के अंदर आइडेंटिफाई करके देना है, इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है इसके अंदर। ठीक है। और कोई अगर डिटेल में आपका जो क्वेश्चन है ना, सोल्यूशन बता दें। सोल्यूशन बेटा अभी तो डिस्कस किया ऊपर, अभी क्लास का टाइम भी शॉर्ट रह गया है, आप अलग से भले व्हाट्सएप कर दो, या मैं इसके बाद क्या करूंगा, मैं ये वाला सोल्यूशन शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ। ठीक है, तो उसको रीड कर लेना, कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, ये हमने डिस्कस किया, इसके ऑडिट प्रोसीजर्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये तो हमें रटा होगा ना, घोल के पिया होगा हमने सबने। अक्रूवल्स, देखो बेटा, अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री से आपका रिस्क निकल रहा है एनआरवी का, और कुछ नहीं निकल रहा, एनआरवी का निकल रहा है। मैंने अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री को कंट्रोल रिस्क भी डाला है। क्यों? आपके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, इन्वेंट्री मैनेज सही से नहीं हो रही आपसे, तो इसका इंपैक्ट दोनों तरफ जाएगा ना, दोनों तरफ मैंने लिखा है। अक्रूवल्स कट ऑफ,
आप पेमेंट कब कर रहे हो, वो माल कब दे रहा है। फिर आ जाओ रिफंड लाइबिलिटीज। यहां पर क्या है कि हो सकता है कि कस्टमर्स आपका माल आपको वापस करें, तो IFRS 15 का पैरा 55 का रेफरेंस है, जाके देख लेना। एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज अ रिफंड लायबिलिटी इफ एंटिटी रिसीव्स कंसिडरेशन फ्रॉम अ कस्टमर एंड एक्सपेक्ट्स टू रिफंड सम और ऑल ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू अ कस्टमर। ठीक है, तो वो केस वेस हो सकता है, उसमें जाके हो सकता है आपको रिफंड लायबिलिटी बुक करनी पड़े। अच्छा जी, आगे आ जाओ। सर ये उससे कुछ प्रोसीजर्स आपको ऑलरेडी दे दिए, अजर्शंस भी लिख के दे दिए हैं। एक बच्चा कह रहा था ना कि सर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हमसे नहीं लिखे जाते, तो भाई यहां पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा जब हम ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका भी आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है इसके अंदर, यहां पर आप देख सकते हो। कुछ बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल जनरल जेनेरिक बेसिस पे लिखा है। एक बच्चे ने क्या किया, जो प्रोसीजर यहां पर लिखा था उसी के वर्डिंग चेंज करके कि इसके अंदर ना ड्राफ्टिंग का मसला है। मैंने कहा अच्छा। जब चेक किया तो उसने सिर्फ इंग्लिश चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। और बिलीव मी, जो अंग्रेजी इसने लिखी थी ना, उससे भी खराब अंग्रेजी में उसने लिखा। तो ये चीजें हम एग्जाम के अंदर कर रहे होते हैं। आगे आ जाए जी। सर मैं तो सोच रहा था वो सब यहां सही लिखे होंगे, देखो आता है मसला आता है। ठीक है, कुछ जगहों पे आपका कॉन्सेप्ट का इशू होगा, कुछ जगहों पे आपका प्रैक्टिस का इशू होगा, और कुछ जगहों पे बेटा आपका कॉन्फिडेंस का इशू होगा। एक फियर फैक्टर होता है ना कि यार इंटरनल कंट्रोल से सवाल आ गया तो मैं शायद परफॉर्म ना कर सकूं। FR के पेपर में सर उससे कंसोलिडेशन से सवाल पूछ लिया तो शायद मेरा हाथ पांव फूल जाए। सर कैश फ्लो कंसोलिडेशन पूछ ली तो शायद मैं ना कर पाऊं। सर डेफर टैक्स का सवाल आ गया तो हो सकता है मेरी काम पे टांगने लगे, मैं परफॉर्म ना कर सकूं। सर रिपोर्टिंग पूछ ली उसने तो हो सकता है मैं जवाब ना दे सकूं। अच्छा जी। सर मैंने तो इसी में से लिख दिया था जो था, देखो अभी खुल खुल के आ रहा हूं ना सब सामने। अच्छा जी, यहां पर उसने 3 सिनेरियोज दिए हैं, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन उसने बोला है, रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा ये वाला इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है, कंट्रोल 3 कंट्रोल्स फेस्ड, डिस्कस 3 कंट्रोल्स फॉर ईच चैलेंज फेस बाय TPL। ठीक है, तो 3 कंट्रोल्स आपने बताने हर कैटेगरी से फॉर ईच चैलेंज। हर चैलेंज के अंदर आपने 3 कंट्रोल्स बताने हैं। अब देखो एग्जाम में किस तरीके से तुमने चलना है, 3 सिनेरियो है ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी एक सिनेरियो है, 3 कंट्रोल्स आपने बताने हैं। अब तमाम बच्चों ने जिन जिन के आंसर्स मुझे रिसीव हुए ना, सारे बच्चों ने क्या किया, 3 कंट्रोल्स लिख के भेज दिए, मतलब हर कैटेगरी के अगेंस्ट एक कंट्रोल। मार्क्स देख लो, मार्क्स कितने हैं, मार्क्स कितने हैं। सर 9 मार्क्स हैं, 9 मार्क्स हैं। 3 into 3 कितना होता है, खत्म। कितने प्रोसीजर लिखने थे हर कैटेगरी में मुझे। सर हर कैटेगरी में मुझे 3 कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करने थे। सर आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे सुकून से, हर कैटेगरी के अंदर 3 कंट्रोल्स मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ये आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अगली रिक्वायरमेंट में आओ, कोड ऑफ एथिक्स। सर लिटरली यहां पर बच्चों ने जवाब अपने फेंके हुए थे। एग्जामिनर कमेंट्स आएंगे तो आप चेक कर लेना, आए किसी ने चेक किया है एग्जामिनर कमेंट्स, अभी आ गए नहीं आ गए, उस पर कड़ी नजर रखनी है आपने। तो यहां पर लिटरली बच्चों ने आंसर्स फेंके हुए थे, सजेस्टेड सोल्यूशन तो आ गया है, यहां पर बच्चों ने आंसर्स अपने फेंके हुए थे कि मैंने सेल्फ रिव्यू थ्रेड बता दिया, एडवोकेसी थ्रेड बता दिया और मेरा काम खत्म। कुछ बच्चों ने थ्रेड्स को फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ मिक्स कर दिया और एक चूचू को मुरब्बा बना के पेश कर दिया कि आई कैप इस इंतजार में कि आई कैप भाई मुझे पूरे के पूरे 7 नंबर दे देगा। मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। आई कैप तो नहीं देगा, आई कैप तो हरगिज नहीं देगा। ठीक है, जिस चीज के मार्क्स रखें उस चीज के मार्क्स मिलेंगे। वो चीज आपने थ्रेड रखा, आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेन किया, तो आपको मार्क्स देगा, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं देगा।
नीचे आ जाओ। इंटिमिडेशन थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट। भाई आपको ये एक्सप्लेन करने थे कि ये इस सिचुएशन में किस तरीके से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस द थ्रेड्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई अफेक्टेड बाय द थ्रेड्स। क्या लिखा है? डिस्कस करो, आइडेंटिफाई नहीं करो, डिस्कस करो। तो आपने डिस्कस करने थे। देखो सीधी सी बात है, जब डिस्कस का सवाल आएगा तो डिस्कस, जब आइडेंटिफाई का सवाल आएगा तो आइडेंटिफाई, जब आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट का सवाल आएगा तो आइडेंटिफाई भी करना है, इवेल्युएट भी करना है। इस चीज को ना क्लियर कर लो अपने माइंड में। अगले सवाल पे आ जाते हैं सर। यू आर दी ऑडिट मैनेजर ऑफ अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। अब ये आ गई आपकी सिचुएशंस। सर ये वाला वही सिनेरियो जो मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे पहले, कि सारा का सारा रेवेन्यू उसने क्या किया भाई, एडवांस में बुक कर लिया। कर सकता है वो एडवांस में पूरा रेवेन्यू बुक कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। लेकिन 5 नंबर जो है ना, नहीं के नहीं है। 5 नंबर नहीं के नहीं है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा भाई अमाउंट मटेरियल टू एफएस है कि नहीं है। एक चीज देखो, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? पीछे ले जाऊं, 2 कदम पीछे ले जाऊं। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? एनी अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर which is not presented in accordance with applicable financial reporting framework in the financial statements is a misstatement. अग्री करते हो? अग्री करते हो? अब देखो चीजें रटी हुई किस तरीके से है, पढ़ा पढ़ा के, बता बता के लोगों को। मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये है कि आपको आईएफआरएस ये कह रहा है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कह रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है ना बेटा, तो ये मिस स्टेटमेंट है। ये मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट दावा कर रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने, अकाउंटिंग आईएफआरएस के हिसाब से नहीं कर रही। 705 में अगर मैं क्वालिफाई करने जाऊं तो कितने सिनेरियोज गिवन है क्वालिफाई करने के लिए? कितने सिनेरियोज गिवन है? 2 सिनेरियो गिवन है। यार मुझे 705 ना पढ़ना पड़ेगा वापस भाई। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा है? अब 3 3 आने शुरू हो गए। सही है। तो अब ये तो आपने तय कर लिया भाई मिसस्टेटमेंट है। ओके, छलांग नहीं मारनी कंक्लूजन पे, रुको जरा, सबर करो, वो वाली स्ट्रेटजी अपनानी है। अब दोस्तों आपने देखना है कि एक मटीरियलिटी का भी छोटा सा एक स्टैंडर्ड था, और क्वेश्चन के अंदर पीबीटी भी दिया हुआ है, आपका फेवरेट पीबीटी, लिस्टेड कंपनी 5% अप्लाई करो। अब आपने देखा सर ये अमाउंट तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल है। सर मटीरियलिटी क्या है? Any amount, classification, presentation, disclosure is material to the user of the financial statement which is expected to influence the economic decision of the user taken on the basis of financial statements. सर हर वो चीज यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल है जिससे उसका डिसीजन अफेक्ट हो। अग्री करते हो? ये डेफिनेशन में घर से नहीं लाया, ये स्टैंडर्ड से प्रोवाइड किए भाई। तो अगर ये मिसस्टेटमेंट है, पहली बात, सर क्या ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है? दूसरी बात, अगर मटेरियल है तो मैं तीसरा सवाल करूंगा, सर क्या ये मिसस्टेटमेंट परवेजिव है? तीसरा सवाल। तो सर मेरा जो आंसर होगा ना वो भी इसी हिसाब से होगा कि सर ये मिसस्टेटमेंट है, सर ये मटेरियल है, और क्या ये परवेजिव है कि नहीं है। मैंने उसको बताया अगर मटेरियल है क्वालिफाई करूंगा ऑन अकाउंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, या ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सर अगर ये मटेरियल एंड परवेजिव है तो मैं क्या करूंगा, कौन सी ओपिनियन दूंगा? जी भाई।
कौन सी ओपिनियन दूंगा भाई? अगर ये एडवर्स है, बोल दिया मैंने, ठीक है, तो अगर ये परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो मैंने देनी है एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ नीचे। बायो हेल्थ एक्सटेंसिव रिसर्च का काम कर रही है और 300 मिलियन उठा के उसने रिसर्च कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी है। आर्ग्यूइंग दैट इनिशियल सर्वे सजेस्ट दैट प्रोजेक्ट विल लीड टू इकोनॉमिक फ्यूचर ग्रोथ। पीबीटी इसका ये है। आप निकाल लो मटीरियलिटी, मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, मटीरियल है कि नहीं, मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, दैट अमाउंट्स टू मिसस्टेटमेंट। अब मैं क्या करूंगा, सर मैं क्वालिफाई करूंगा तो बेसिस क्या है, सर मैं एडवर्स दूंगा तो बेसिस क्या है। एडवर्स की एक ही बेसिस है कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी है और परवेजिव भी है। सर ये जो थॉट प्रोसेस है ना सारा, बेटा ये थॉट प्रोसेस लिखना भी है, एक एक चीज के मार्क्स हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट वन बाय वन करके एग्जाम में डिलीवर नहीं किया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग आस्क्ड। सर तीसरी एग्जाम्पल पे आ जाओ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। और अगर मैं एग्जामिनर होता ना, मैं अगर एग्जामिनर होता, मैं लास्ट वाले सिनेरियो के 10 नंबर देता। 10 नंबर, ज्यादा भंड यहीं पे लगते हैं। बताओ कैसे? सर एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंपेयरमेंट एक्सरसाइज की है, 375 मिलियन ऑडिट टीम ने रिकैलकुलेट किया है, अपना एक्सपर्ट लगा लिया होगा। 350 मिलियन कह रहा है क्लाइंट, कह रहा है 350 मिलियन है हमारे हिसाब से इंपेयरमेंट, जो उसने अकाउंट्स में करके दे दिए। सर मुझे बताओ क्या मिसस्टेटमेंट है? यस और नो? थॉट प्रोसेस चलाता हूं मैं तुम्हारा, आंसर तुम लोग दोगे, मैं नहीं दूंगा। क्या ये मिसस्टेटमेंट है? क्या ये मिसस्टेटमेंट है? सब बच्चे जवाब दें। सर क्या ये मटेरियल है? सर क्या ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है? रीजन, रीजन, कोई एक बच्चा भी रीजन दे दे। एहसन खान, आपने कहा मटेरियल है, आपने कहा मटेरियल है, बेटा रीजन बताओ क्यों मटेरियल है। मर्ज बताओ, दवाई लो, कौन सा अमाउंट लेस देन मटेरियलिटी है ये बताओ। कौन सा अमाउंट लेस देन मटेरियलिटी है? 25 मिलियन। कहां से आया 25 मिलियन? कहां से आया 25 मिलियन? सर 375 मिलियन से 350 मिलियन का डिफरेंस इस 25 मिलियन। एंड सर 25 मिलियन इज नॉट मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर मिसस्टेटमेंट तो है, मिसस्टेटमेंट तो है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल नहीं है। मैं क्या करूं? अब मैं सोच रहा हूं यार, 5 नंबर किस चीज के लिए दिए इसने? ये वैल्यूएशन तो हो गई, 2 नंबर मिल गए होंगे मुझे, एक मटीरियलिटी निकालने के और एक ये बताने के कि ये मटेरियल है। सर तीसरा नंबर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तीसरा नंबर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, चौथा नंबर कैम, सही बताया, चौथा नंबर कैम। लेकिन क्यों, क्यों किरत? ऊपर तो उसने बोला कि मटेरियल नहीं है। जी भाई, कैम क्यों देना है? ऊपर तो उसने बोला 25 मिलियन मटेरियल नहीं है। हो सकता है मेरे कोई दोस्त इस तरह सोच रहे हो। सर 25 मिलियन मटेरियल नहीं है, सिग्निफिकेंट जजमेंट भले इन्वॉल्व हो। भाई जो ओवरऑल अमाउंट उसने 350 मिलियन का रिकॉग्नाइज किया है वो मटेरियल है। सर इंपेयरमेंट 350 मिलियन की मैं देख रहा हूं, काम 350 मिलियन पे मैं कर रहा हूं। सर दैट अमाउंट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर उस अमाउंट के अंदर, इंपेयरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट शामिल हैं। सर वो 4-5 स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, टेस्ट द कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट, verify the obtain the cash flow projections, engage your own expert, check reasonableness and adequacy of disclosure as per IAS 36। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर 4 नंबर आ गए, एक नंबर अभी भी रहता है, एक नंबर रहता है। वो एक नंबर कहां से लाऊंगा मैं? जी भाई कौन बताएगा? मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल है कि नहीं है, ओपिनियन क्या होगी, और कैम। सर एक नंबर रह गया है,
एक नंबर तुम्हें फेल होने से बचा सकता है, एक रह गया है, कौन बताएगा? नहीं, कैम को एक्सप्लेन भी नहीं करना। फिर सर ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, दिस इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। जबरदस्त उसामा, विनर विनर चिकन डिनर। सर ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। आपके पास जितनी भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होती है, जो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड, जो क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड होता है, उससे ऊपर की दोस्त जितनी भी मिसस्टेटमेंट्स हैं, आप सब उनको एक डब्बे में बंद करते रहते हो। और जब ओपिनियन देने का टाइम आता है, आप वो डब्बा उठा के देखते हो और देखते हो क्या वो मटेरियलिटी से ऊपर तो नहीं जा रही। अगर मटेरियलिटी से ऊपर जा रही है, इसका मतलब उसका इंपैक्ट आपके ओपिनियन पे होगा। आप उसको अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के साथ कंपेयर करो, देखो ओवरऑल तो एक्सीड नहीं कर रही। सर ये कॉन्सेप्ट भी मैंने डिलीवर करना था एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? सर कितनी लिंकिंग है, कितनी लिंकिंग है चीजों के अंदर। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करनी थी 5 नंबर के लिए। आप देख रहे हो नंबर्स लेना कितना मुश्किल है, नंबर्स लेना कितना मुश्किल है। और मैं तो अगर किसी एक बच्चे से पूछो ना, हो सकता है वो मुझे 2 बातें बताए, 3 बातें बताए, बाकी बताए नहीं। यहाँ तो कलेक्टिवली आंसर आ रहे हैं। लेकिन ये आप असेस करो अपने अंदर कि क्या ये चीज, कोई भी पॉइंट आप पे क्लिक हुआ था कि नहीं हुआ था। ये चीज आपने असेस करनी है। जब आप ड्राफ्टिंग करके दोगे तब तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो आंसर के अंदर मैंने इसलिए कहा, था कि लास्ट वाले पार्ट के लिए मैं 10 नंबर देता। इवेल्यूशन ऑफ द सिचुएशन और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। भाई इवेल्युएशन का एक ही तरीकेकार है, एक ही फॉर्मेट है। सर आईएफआरएस में क्या हुआ है, मैनेजमेंट ने क्या किया है, मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, मटेरियल है कि नहीं है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी, दैट्स इट। 4 पॉइंट्स। हर पॉइंट के अगेंस्ट में 2-2 लाइनें भी लिख लूं ना तो मेरे पॉइंट सिक्योर हो जाएंगे। टेम्पलेट मौजूद है। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। सर आंसर बी, आईएफआरएस में क्या है, मैनेजमेंट ने क्या किया है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। आंसर सी, सर आईएफआरएस में क्या किया है, मैनेजमेंट ने क्या किया, मटेरियल है कि नहीं, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। हो गया क्लियर? सर स्टेट एनी 5 प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज व्हेन कंट्रोल सिस्टम रिलाई एक्सेसिवली ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट। सर जब लास्ट अटेम्प्ट का मैं बैच पढ़ा रहा था ना, और उससे भी पिछली अटेम्प्ट का, तो इंटरनल कंट्रोल्स पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, और अगर कोई रिकॉर्डिंग है भी तो मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको, कि मैं ये चीज बता रहा था कि ये चीज जो है ना हॉन्ट करेगी आगे जाके। इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मेरे जो नोट्स हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इंटरनल कंट्रोल्स में आप मास्टर कर लोगे उन नोट्स को पढ़ के। इतनी ही जान मैंने मारी थी इंटरनल कंट्रोल्स पे। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, जिन बच्चों ने पास किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं टेक्निक पे ज्यादा काम करता हूं। मैं गधे वाली मेहनत पे विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता मैं। क्या गलत टेक्निक के साथ रेस में दौड़े जाओ, नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो हो सकता है वो चीज उनको हेल्प कर गई हो, वो निकल गए हो। सर ये एक और सवाल था इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, आगे आ जाओ। सर क्लास का टाइम थोड़ा सा एक्सीड कर गया, लेकिन हमने चूंकि क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट की तो मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया हूँ, ताकि आप लोगों के साथ इंसाफ हो, जो बच्चे इधर आए अटेंड करने के लिए। हो सकता है कि ये जो आंसर है, इसका और सजेस्टेड आंसर थोड़ा सा मिसमैच करे। सजेस्टेड आंसर हमेशा सजेस्टेड आंसर रहता है, मेरा भी आंसर सजेस्टेड आंसर है। द थिंग इज द कोर कॉन्सेप्ट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है? आगे आ जाओ। The essential feature of analytical procedure in auditing is comparison. Discuss any 4 type of comparison which could be made by the auditor. अब यार एक एग्जामिनर कमेंट में बच्चा पढ़ के गया है कि एनालिटिकल प्रोसीजर पे एग्जामिनर ने हमारी ठीक ठाक ले ली है। ठीक है? कि यार एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चा पढ़ के आते ही नहीं, अब वो अगली अटेम्प्ट में आया जी, और एग्जामिनर ने उठा के लिखा, भाई एनालिटिकल पढ़ के आया, बोला हाँ हाँ जी मैं पढ़ के आया हूँ, पेन वैन उठा लिया, सब चीजें हाथ पाथ मल लिए, तैयार हुआ। बोले कि यार एनालिटिकल के अलावा अगर कोई कंपैरिजन है तो वो बता दो भाई, उसके नंबर है आज। क्या करूँ मैं, क्या करूंगा? ठीक है? तो एग्जामिनर यहां तक जा चुका है भाई, एग्जामिनर यहां तक जा चुका है। तो जब हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को,
तो ये चीजें भी उनको बताते हैं कि यार इंडस्ट्री ट्रेंड भी देखो, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स। इन्वायरमेंट में क्या आता है, लॉज एंड रेगुलेशन भी आते हैं, तुम्हारी इंडस्ट्री के दूसरे लोग भी आते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं, उनकी एसेट बेस कितनी है, उनकी एसेट लायबिलिटी पोजीशन क्या है, गियरिंग रेशियो क्या है, उनके कितने प्लांट लगे, तुम्हारा कितना प्लांट लगा है, उनके कितने कस्टमर है, तुम्हारे कितने कस्टमर हैं, कौन सा लॉ रेगुलेशन नया इंप्लीमेंट हुआ है। सर ये सारी चीजें काउंट करती हैं। अगर आप अटेंशन दोगे उन सब चीजों पे तो वो आपको इवेंचुअली हेल्प आउट करेंगी, प्लस माइनस इनहेरेंट लिमिटेशन अपनी जगह पर। तो भैया ये सवाल उनमें से एक है कि भाई आपने प्रायर पीरियड से कंपेयर कर लिया, ट्रेंड एनालिसिस देख लिया, पिछले 5 सालों के 10 सालों के, आपने उठाया बजट, हर साल का जो बजट बनता है उससे आपने देख लिया कितना रिजल्ट्स ऊपर नीचे है, फिर आपने देख लिया एवरेज बेंचमार्क, इंडस्ट्री बेंचमार्क जो मैं बात कर रहा हूँ उससे कितना डिफरेंस है, रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो रेशियो एनालिसिस कर लिया भाई, करंट एसेट रेशियो, क्विक रेशियो, गियरिंग रेशियो, है ना ऐसे रेशियो, आपने वो देख लिए। आगे आ जाओ, स्टेट एनी 6 ऑडिट प्रोसीजर, स्टेट एनी 6 ऑडिट प्रोसीजर। बेटा अपना सवाल जो है ना वो रिफ्रेश कर लो, लास्ट वाला जैसा सवाल किया ना एहसन, नवाज, अवैस नवाज, अपना सवाल बेटा रिफ्रेश कर दो, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्टेट एनी 6 ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर वेरीफाइंग द वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ इन्वेंट्री। ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है प्रैक्टिकल ऑडिट के अंदर भी, ठीक है। तो फिजिकल इंस्पेक्शन उसके अंदर हो जाती है, उसकी कॉस्टिंग हो जाती है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन को इवेल्युएट करना होता है, क्योंकि जब डब्ल्यूआईपी से आपका हो जाता है वर्क इन प्रोसेस, उसकी अगली स्टेज क्या होती है, आपने जाके पीपी में रिकॉग्नाइज करना है, इन्वेंट्री में रिकॉग्नाइज करना है उसको जाके। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करना बड़ा जरूरी होता है। जिन बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ी है उनको इस एरिया का अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन उसको अकाउंटिंग के साथ लिंक करना, उसको ऑडिटिंग के साथ लिंक करना, ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और कट ऑफ टेस्टिंग, फिर आ जाओ, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 5 इंक्वायरीज दैट द ऑडिटर मे मेक फॉर आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ये सवाल स्ट्रेट उठा के 240 से पूछा है, किसी बच्चे ने अगर रट्टा भी लगाया वो इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता था। सर ये सवाल 5 नंबर का था, इस पे भी बच्चों ने रिपीटेड मिस्टेक्स की हैं। सर ये जो कंपैरिजन वाला था उसमें ये चीजें नहीं हो सकती सर, इस पेबल रिसीबल नहीं हो सकता। बेटा सवाल अभी भी समझ में नहीं आया, आप क्लास के बाद भले मुझे आप सेपरेटली वॉइस नोट कर देना, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। सर ऐसे नहीं लगता आपको आईकैप ने 4 चैप्टर से पूरा पेपर बना दिया, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्टिंग, सब्सटेंटिव प्रोसेस। बेटा देखो, हम वापस से अगर उस पे ग्रिड पर आ जाए ना, ठीक है, हम वापस से अगर उस ग्रिड पे आ जाए तो उसमें सब्सटेंशियल पोर्शन अगर मैं देखूं, मैं आ जाता हूं वापस से उस ग्रिड पे। अच्छा जी, तो ये है आपकी ग्रिड, सब्सटेंशियल पोर्शन ही इसके अंदर आपका एविडेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। और बच्चे का सवाल क्या है, बच्चे का सवाल भी खोल लेते हैं कि सर ऐसा नहीं लगता आपको कि आईकैप ने 4 चैप्टर से पूरा ऑडिट का पेपर दे दिया, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्टिंग, सब्सटेंटिव। बेटा 4 ही पार्ट्स हैं यहाँ पर, रिपोर्टिंग से तो वो पूछेगा पूछेगा, इंटरनल कंट्रोल्स मेजर पार्ट है आपके सिलेबस का, कैसे मिस आउट कर सकता है, रिस्क असेसमेंट वो भी, उसके भी ग्रेड्स उसमें भी तो पूछ रहा है उसने, ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन, कोड ऑफ एथिक्स। तो आईकैप ने अपनी ग्रेड फॉलो की है, और जो आप जिन कैटेगरीज का तस्करा कर रहे हैं वो इस ग्रेड के अंदर फॉल भी करता है, ऐसा है जी। तो बच्चों यहां पर किसी का और कोई सवाल है तो आई एम हियर टू आंसर। जी
देखो आज का सेशन लेने के बाद शायद, इनहेरेंट लिमिटेशन अपनी जगह पर है, शायद तुम्हें इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि किस लेवल की मेहनत रिक्वायर्ड होती है और हम लोग अपने इस बैच में करने क्या जा रहे हैं आगे। हम लोग अंधी मेहनत करने जा रहे हैं और हम जो भी सवाल अटेम्प्ट करेंगे, जो भी मिस्टेक्स करेंगे, इस नियत के साथ कि उस मिस्टेक से हमने सीखना है। अगेन रिपीटिंग कि अगर गिरना तुम्हारे नसीब में है ना, तो उठना तुम्हारे ऊपर है। हार तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम हार ना मान लो। जिंदगी के कुछ उसूल हैं, ये लाइफ तुम्हें बार बार चैलेंज करेगी और तुमने और उस हर चैलेंज का जवाब देना है। और मैं एक मूवी देख रहा था, उसके अंदर कहता है बाप अपने बेटे से कि बेटा, तुमने हर उस आवाज का जवाब देना है जो कहता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बिफोर ज्वाइनिंग सीए मुझे भी बहुत सारी आवाजें कहती थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा। आज मैं भी यहाँ बैठा हूं और वो लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग आप लोगों के साथ भी होंगे जो कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमने अपने आप पे भरोसा रखना है। और कभी भी डीमोटिवेटेड होना सीए के बारे में, सीए से रिलेटेड, हमेशा इस चीज को सोच लेना कि तुमने अगर ये चीज शुरू की है तो उसका रीजन क्या है, किस वजह से तुमने ये शुरू की है, और वो मोटिवेशन तुम्हें कभी सोने नहीं देगी। देखो एक तो वो होता है ना जो ख्वाब, ख्वाब क्या है, ख्वाब क्या है, ख्वाब तो वो है ना जो आपको सोते में दिखता है, जो आप सो जाते हो नींद में और आपको ख्वाब दिखता है। मेरे नजदीक ख्वाब की डेफिनेशन अलग है। मेरे नजदीक ख्वाब वो है जो आपको सोना ना दे। और आपका ख्वाब क्या है, आप क्यों यहाँ पर आए हो, आप क्यों मेहनत कर रहे हो, वो आप मेहनत इसीलिए कर रहे हो कि आप क्वालिफाई हो सको एक दिन, आप घर में मुंह दिखा सको, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सको, आपकी शादी हो जाए, आप बीवी बच्चों को जो है ना वो अच्छी फैसिलिटीज दे सको, आप अपने लिए अच्छा कर सको, नाम कमा सको, आप सब इसलिए हो। ऐसा है। जी। सर, फी क्या है इस बैच की? यार फी देखो बेटा, नॉमिनल सी फी है, आई थिंक 2000 रुपीज है। वो पोर्टल पे बताया भी है, ग्रुप्स में भी बताया हुआ है, पोस्टें वगैरह शेयर की हैं, सारा प्रोसीजर मैनेजमेंट ने आपको बताया है और फिर से आपको शेयर करवा देंगे। आई थिंक दैट शुडंट बी एन इशू। और ये वन टाइम कॉस्ट है, हाँ। और किसी और को कोई सवाल है आज, आज के बैच से रिलेटेड कोई सवाल है किसी का? यार ये देखो जो कॉस्ट है ना वैसी बहुत नॉमिनल है, और ये एक तरीके से कमिटमेंट है। होता है ना, टोकन डालते हो तो आप किसी को एडवांस देते हो ना, तो फिर आप पूरा काम लेने भी आते हो उससे। जैसे वो कहता है ना कि यार 100% एडवांस में पेमेंट लूंगा, तो आप फिर आओगे, कस्टमर आएगा अपनी पेमेंट वसूल करने। सर लाइव कवरेज 100% इस बैच में होगी, 100% कोर्स कवरेज होगा बेटा। 100 क्या, 110% होगा। इस चीज की आप टेंशन नहीं लो। जी जी बिल्कुल लाइव होगा, लाइव होगा। जो सेशन रिकॉर्डेड होंगे, लाइक कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कह दूं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका जो इंटरनल ऑडिटर का स्टैंडर्ड है, और ऑडिटर एक्सपर्ट का स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो रिकॉर्डेड में अपलोड कर दिया करूं, लेकिन देखो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो हम डिस्कस जरूर करते हैं लाइव क्लास में, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो रिकॉर्ड की जाती है ना, अपलोड किए जाते हैं, वो आपका टाइम सेव करने के लिए होता है। मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना, एक लाइव सेशन लूं मैं 1.5 घंटे का, और उसके अंदर आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाऊं, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। तो आप वो लाइव रिकॉर्डेड सेशन ले लो, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे उसको क्लास के अंदर, आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और पास पेपर की जितनी भी चीजें वो सब डिस्कस कर लेंगे। कैसा रहेगा? जी भाई। देखो हमारे मोर देन 90% जो है ना सेशंस लाइव होंगे, मोर देन 90%। और अगर तुम लोगों की क्लास में यही अटेंडेंस रही ना, जोश और जज्बा रहा ना, देखो एक ग्रुप पे होना एक डिफरेंट है, पार्टिसिपेशन डिफरेंट चीज है।
तो मैं वादा करता हूँ मैं सारी चीजें लाइव करा दूंगा तुम लोग को, अभी से वादा करता हूँ, और ये रिकॉर्डेड है। लेकिन पार्टिसिपेशन तुम लोग की 100% होनी चाहिए। 100% पार्टिसिपेशन रहेगी, दैट विल कीप मी गोइंग। देखो मशीन को जब तक फ्यूल मिलता रहेगा ना, मशीन चलती रहेगी, फ्यूल खत्म हो जाएगा, मशीन रुक जाएगी। तो मुझे चलाना तुम लोग की जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह नैया पार लगा देंगे। ठीक है। तो आज का सेशन किस तरीके का रहा, सेटिस्फैक्ट्री था नहीं था, जो भी फीडबैक है, मुझे आप लोगों की फीडबैक ग्रुप पे चाहिए, ताकि उसको देखते हुए हम आगे की चीजें भी डिस्कस करें। ठीक है। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। जिन बच्चों ने अपने जवाबात मुझे दिए हैं, मैं इंशाल्लाह उनको एक आध दिन में चेक करके दे दूंगा, और उनसे अलग बातचीत चलेगी और आप लोग से तो फिर कांटेक्ट रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। फिर अगली क्लास हमारी कल होगी इंशाल्लाह। देखो बेटा, जो बुक फॉलो करनी है करो, अपनी टेक्निक सही रखना, अपनी टेक्निक सही रखना। ठीक है। तुम जो किताबें भी फॉलो करोगे ना, वो सारी किताबें मेरे पास हैं, ऐसा मत समझना मेरे पास कुछ नहीं है। और मेरे नोट्स देख लेना और किताबों से भी कंपेयर कर लेना, कोई मसला नहीं है। जहां से कवरेज करनी है करो। मेरा एक मकसद है, वो है कि तुम लोग पास हो जाओ। ओपन एंड शट केस है भाई मेरे लिए। ठीक है। क्योंकि मैंने जो अल्लाह ताला से वादा किया, मुझे वो पूरा करना है। क्लियर है। चलो इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन करना है लाइव, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने बैच का, और डिस्कस भी करते रहेंगे पास्ट पेपर्स। आप लोगों के जो भी सवाल हो लिख लिया करो, क्लास में कर दिया करो। और अगर क्लास में किसी का सवाल रह जाए जो ना कर सके, फिर आप हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। कल की क्लास का भी मैं आपको बता देता हूँ। कल क्लास है आपकी 2:30 बजे। ठीक है। इंशाल्लाह ताला आज थोड़ा सा डिले हो गया टेक्निकल इश्यूज से, तो कल की क्लास इंशाल्लाह ताला टाइम पे शुरू होगी, 2:30 बजे क्लास है। तो आप सब लोगों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर। ठीक है। गूगल फॉर्म फिल करना मत भूलना बस। ओके जी, दुआ में याद रखना। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।